चारों अवस्थाएं हमारी, उनको थोड़ा डिटेल में समझना, है ना, थोड़ा विस्तार से समझना कि वो एक्चुअल में है क्या, वास्तव में हम उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करें, है ना। जैसे अभी वो पूछ रहे थे कि ये मेरी जागृत अवस्था है कि स्वप्न अवस्था है कि क्या है, तो इसे डिटेल में हम लोग समझें। तो डिटेल में जैसा आप समझ ही रहे हैं कि पहली अवस्था जागृत अवस्था ही आती है, जो कि प्रमुख अवस्था है। लगभग 16 घंटे आदमी इसमें रहता है, हर एक। बच्चे थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, पर जब थोड़ा सा डेवलप हो जाते हैं तो वो इसमें 16 घंटे के आसपास रहने लगते हैं। और जागृत अवस्था जो है यही प्रमुख अवस्था है, मेन मुख्य जो अवस्था है वो यही है। ये मुख्य क्यों है, इस बात को ऐसा करके समझें कि जितने भी ज्ञान, विज्ञान, कर्म, भोग जो भी कुछ होते हैं वो हम यहाँ पूरा करने का प्रयास करते हैं। प्रथम जो जगह है वो यहाँ है। यहाँ नहीं हो पाते, किसी कारण से नहीं कर पाते, तो दूसरी चॉइस होती है कि भाई चलो स्वप्न में तो करें, है ना। जैसे मैं था तो जब साधु था तो उस समय तो कोई स्त्रियां वगैरह उपलब्ध तो रहती नहीं थी, पॉसिबल भी नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर कहीं जंगल में, कहीं कहीं। तो चूँकि मेरी साधना ही ऐसी थी, तो मैं स्वप्न में इस तरह के बहुत सारे मज़े लेता था। तो वो बाद में जब आप उसके प्रवेश की उसमें जाएंगे तो उसमें समझेंगे कि उसमें मानसिक बहुत सारे जो सुख हैं वो आप वहाँ ले सकते हैं, लेकिन फिर भी जो एंजॉय यहाँ आता है वो वहाँ नहीं आता, है ना। और वहाँ के एंजॉय से वो संतुष्टि नहीं मिलती जो यहाँ मिलती है। तो हमारा जो अल्टीमेट एम रहता है वो रहता है कि जागृत अवस्थाओं में सभी इच्छाओं की पूर्ति, सभी, वो चाहे ज्ञान की इच्छा हो, वो चाहे कर्म की इच्छा हो, और वो चाहे भोगों की इच्छा हो, और चाहे विश्राम की भी इच्छा हो, तो बाहर की स्थिति परिस्थिति ठीक चाहिए। अगर बाहर स्थिति परिस्थिति ठीक नहीं है, गर्मी बहुत हो रखी है, मच्छर हो रखे हैं, बदबू है, तो हम सो भी नहीं सकते वहाँ पे, है ना। तो अंदर की अवस्थाओं में जाने के लिए भी ज़रूरी है कि ये जो मुख्य अवस्था है ये सही हो हमारी, ये सुखदायक हो, दुखदायक ना हो, कंफर्टेबल हो, है ना। अभी जैसे मैं बैठा हूँ तो अब ये बोलना तो कंफर्टेबल अवस्था में भी हो सकता है, और भाई घुटने में तकलीफ़ हो रही है, बहुत देर हो गई बैठे बैठे घुटना दुखने लगा, है ना। अब कमर सीधे सीधे कितने देर रखोगे, तो अब ये कंफर्टेबल स्थिति है। तो अब मैं सारा ध्यान अपने बोलने में लगा सकता हूँ, नहीं तो फिर ये बाकी चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्ट करती, मेरे ध्यान को यहाँ से भटकाती, और जो मैं एक गहरा अवधान कर पाता हूँ, जो कंसंट्रेशन कर पाता हूँ बोलने में, वो उतना अच्छे तरीके से नहीं होता। या डॉक्टर को बोला जाए कि तुम पद्मासन में बैठ के इलाज करो, है ना तो उसको क्या होगा, वो आधे घंटे में ये ढूंढेगा कि मैं अपना इलाज पहले करूं कि इसका करूं नहीं, या पद्मासन में बैठ के ऑपरेशन करो, तो वो पता चलेगा ऑपरेशन पूरा होने से पहले जिसका ऑपरेशन कर रहे हैं, हाँ, वो सदगति को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये पहले अपने चक्कर में लग जाएगा, ये तुम्हारे वेंटिलेशन पे उसका आ जाएगा, हाँ, और ये वेंटिलेशन पे चला जाएगा बोले पहले मेरा इलाज करो तो इस बात से आप समझ सकते हो, कोई भी विद्यार्थी है वो ज़्यादा ध्यान, अगर उसकी रुचि है उस विषय में, तो तभी लगा सकता है जब उसके शरीर में कोई समस्या पैदा नहीं हो रही है। जब हम लोग बच्चे थे तो हमें ये बोला जाता था कि सीधे रीढ़ की हड्डी सीधी रखो और तब पढ़ो, हाँ, नहीं तो तुम्हें नींद आ जाएगी, आ जाएगी। हालांकि मुझे नहीं आती थी, क्योंकि मेरा तो इंटरेस्ट होता था पढ़ने में, पर जिन मेरे भाई और दूसरे बहन और चचेरे भाई बहन वो सब होते थे, तो अब उनको तो 5 मिनट में नींद आने लगती थी, तो उनको पीछे से आके कोई कभी उनको चपत लगती थी, हाँ कमर सीधी, वो बेचारा क्या करे, अब उसकी रुचि है नहीं, अब ज़बरदस्ती उसके साथ कर रहे हो। अच्छा, मुझको भी आके बोलते थे कभी कभी कि कमर सीधी करो, तो मैं बोलता था कि भाई अब दुखने लग गई, अब ऐसे करके पढ़ने तो पढ़ तो रहा हूँ ना, तो और आपको बोलना भी नहीं पड़ रहा, मैं खुद ही पढ़ता हूँ, क्योंकि इस तरह की मेरी रुचियाँ थीं पढ़ने में। तो मुझे पढ़ाई वगैरह की वजह से मार कम पड़ी, दूसरी शैतानियाँ जो होती थी उनकी वजह से कई बार मार पड़ती थी, तो मैं घर में बड़ा भी था, तो उस वजह से भी।
तो ये आप बात देख सकते हैं कि हमारी जो जागृत अवस्था है उसका संबंध इस स्थूल शरीर से सीधा सीधा है, क्योंकि इसी स्थूल शरीर की जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे हम भोग प्राप्त करते हैं, उन्हीं से ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उसी से हम जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं उसी से बाहर किसी कर्म को करने का प्रयास करते हैं। जो इच्छा पैदा होती है उसको पूरा करने का, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। तो इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, जैसा आपने सुना होगा, स्थूल शरीर में होती हैं, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियों का हम अनुभव करने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, सूंघने के लिए, चखने के लिए, छूने के लिए, ऐसे 5 प्रकार से इनका इस्तेमाल करते हैं। और इन्हीं 5 से हम भोग भी करते हैं, तो ये भोग इंद्रियां भी हैं। तो हमारी ज्ञानेंद्रियां और भोग इंद्रियां सेम होती हैं। कर्मेंद्रियां 5 दूसरी होती हैं, हाथ हैं, पैर हैं, गुदा है, जिसने वो वाक है। तो ये 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनसे हम कोई किसी कार्य का निष्पादन करते हैं। तो स्थूल शरीर में जब हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले क्या होता है कि किसी विषय के साथ में हमारा इंटरेक्शन होता है, किसी विषय के साथ हमारा कनेक्शन, जुड़ाव होता है। या तो हमने कुछ देखा, या तो कुछ सुना, या तो कुछ हमने छुआ, या किसी का स्वाद लिया, या कुछ सुगंध जैसी आई या दुर्गंध जैसी आई, ऐसा होके, और उसमें फिर इच्छा पैदा होती है कि इसे कंटिन्यू रखो या इसे छोड़ो, ब्रेक करो, ऐसे करके। तो फिर उस आधार में उसमें कर्मेंद्रियों की जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसे वैसा हम लोग करते हैं। तो अगर ये सुगम हो रहा है, मतलब ऐसा करने में हमें कोई समस्या नहीं हो रही है, तो ये कहलाती है सहजा अवस्था, बढ़िया अवस्था। वैसी अवस्था हम लोग चाहते हैं। पर आप लोग जानते ही होंगे कि बहुत सारे मान्यताओं की वजह से बड़े लोग बच्चों को, और फिर खुद भी बड़े हो जाते हैं, तो कई मान्यताओं की वजह से इस तरह की चीज़ें कर नहीं पाते। जैसे उदाहरण के लिए, मैं जब विपासना मेडिटेशन करने गया गोयनका जी के यहाँ, किसी ने मुझे बताया, तो मैं गया था। मैंने फर्स्ट टाइम किया था 99 में, माने संन्यास से 1 साल पहले। हिमाचल में एक जगह है धर्मकोट, धर्मशाला के ऊपर, तो वहाँ करने गया। तो वहाँ पे वो लोग जो है दिन में 3 घंटे, 1-1 घंटे का अधिष्ठान कराते थे। और अधिष्ठान का मतलब होता था कि जो आसन में बैठ जाओगे अब 1 घंटे तक बदलोगे नहीं उसे, और हिलोगे भी नहीं, पलौती जैसी मार लो, मतलब चाहे अर्ध पद्मासन मार लो, पद्मासन मार लो, पैर फैला लो, जो भी है वो 1 घंटे तक हिलाओगे नहीं उसको। तो अब वो जितना आसन रहता था उतने में पालथी मार सकते थे, पैर फैलाने की इजाज़त थी नहीं, क्योंकि आगे जो टीचर लोग हैं वो लोग बैठे रहते थे। तो वहाँ लिखा रहता था दीवार पे कि टीचर्स की तरफ पैर करके नहीं बैठना है। ये बात लिखी रहती थी। तो मैंने वहाँ पे ऐसा सवाल पूछा भी था कि भाई अगर हम ऐसा बैठ के ध्यान करें तो क्या समस्या है? तो बोले नहीं, यहाँ अलाउ नहीं होगा, वो आप बाहर जाओ और कहीं भी फैलाओ, कुछ भी करो। तो मैंने उनसे पूछा, वो कारण उन्होंने नहीं बताया। इतना ही बोले कि मैं उधर टीचर बैठते हैं, ऐसे टीचर के सामने ऐसे करना असभ्यता है, असम्मान है उनका, वगैरह वगैरह। मैं कह रहा टांग मेरी है, फैला मैं रहा हूँ, इसमें आपका क्या, मल्ले में पलौती मार के बैठते हैं, इससे आपका क्या सम्मान है? टांग मेरी, फैलाऊं भी तो आप तक पहुँचेंगे नहीं, बहुत दूर बैठे हो। तो पर ऐसी धारणा है, ऐसी मान्यता है। सिखा वो ये रहे हैं कि बाहर की कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं तो इज्जत बेइज्जती महसूस नहीं करना है, सिखा ये रहे हैं। और वहाँ कह रहे हैं कि पैर ऐसे फैला के बैठोगे तो टीचर्स की बेइज्जती होगी। आप सोच रहे कैसे कैसे विरोधाभास होते हैं, सामने सामने विरोधाभास है, और वो इस बात की तरफ ध्यान नहीं देते, पर ऐसा होता है। तो वो बिठा देते हैं 1 घंटे तक। अब जो ऐसे नहीं बैठते ज़्यादातर लोग, मतलब जिनको ऐसे पद्मासन या ऐसे बैठने का आदत नहीं होती, मुश्किल से 20 मिनट में उनको स्टार्ट हो जाता है दर्द, 20 मिनट में। जैसे हम लोग थे तो हम लोग बैठे रहते थे, आदत होती थी, तो मुझे भी 45 मिनट के बाद शुरू हो जाता था। 45 मिनट तक काम करता था, उसके बाद शुरू हो जाता था।
और घंटा होते होते काफ़ी दिक्कत हो जाती थी। तो मैं उनको देखता था जिनको बेचारों को कोई अभ्यास ही नहीं है, वो तो 20 मिनट के बाद ही ऐसे ऐसे करने लग जाते थे। अच्छा, वो इन्हें बड़े प्यार से समझाते थे, मतलब ऐसे डांटते भी नहीं थे, वो ऐसे कहते थे देखो ऐसा करोगे तो ही आपको ये प्रक्रिया समझ आएगी और इसमें जो आपकी मुक्ति है और वो सब है वो सब होगी। अब आदमी बेचारा मरता क्या ना करता, वो सोचता है कि चलो 10 दिन के लिए आए हैं, तो अत्याचार सहो, करो, देखते करके क्या होता है। वैसे भी वो बोलते थे कि 10 ही दिन के लिए तो आए हो, मर तो जाओगे नहीं, दर्द ही होगा ना बस, और तो कुछ नहीं होगा। ऐसे तो है नहीं कि घुटना टूट जाएगा, दर्द ही तो होगा। बात भी सही है भाई, लॉजिकल है भाई, बैठने से दर्द ही होता है, टूटता तो है नहीं, बात भी ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे करके जो राजी करते हैं। तो हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमारा ये जो शरीर है, ये जो जागृत में शरीर है, ये सहज रहे, इसमें कोई दर्द वगैरह ऐसी चीज़ ना हो, कोई चोट ना लगे, हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे दर्द हो। माने ऐसे ना बैठे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए हमें दर्द हो, या ऐसा कोई कार्य ना हमें करना पड़ जाए जिसमें हमारी मसल्स पे ज़्यादा लोड पड़ जाए और उनमें खिंचाव आ जाए और फिर बाद में हम पता चला महीने के लिए और कभी कभी साल के लिए परेशान हो जाएं। तो ये जो जागृत अवस्था है, ये हमारी इतनी मुख्य अवस्था है कि सारे कर्म, सारे भोग, सारे ज्ञान हमें इस अवस्था में चाहिए होते हैं। अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोडक्ट है अवस्थाओं का वो यही है, और इसके आगे कोई अवस्था नहीं है, क्योंकि इसके आगे की किसी अवस्था का किसी को अनुभव भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सारा इसमें हो जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि जो जागृत अवस्था है, वो जागृत का मतलब है कि यहाँ का संसार। जब आप यहाँ हैं तो यहाँ रहते हुए आपको जो भी अनुभव होते हैं सारे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, जो भी भोग होते हैं और कर्मेंद्रियों के माध्यम से जो भी आप कर्म करते हैं, ये सब जागृत अवस्था के कार्य हैं और यहीं होता है और हमें यहीं चाहिए भी, है ना। ये मोटा मोटा समझ में आ गया, बढ़िया सा गहरे से, कि ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है दुनिया की जो हम चाहते हों और वो जागृत अवस्था में ना हो। हम सारे ज्ञान, सारे भोग और सारे कर्म जो जिसमें भी हमें रुचि है, वो हम इस जागृत अवस्था के लिए सोचते हैं कि यहाँ होने चाहिए, है ना, उसी के लिए प्रयास करते हैं सारा। ऐसा हम नहीं सोचते कि चलो कुछ तो स्वप्न वाले से भी काम चला लेंगे, है ना, यहाँ नहीं चाहिए, ऐसा करके ऐसी कोई इच्छा अंदर होती नहीं है। बढ़िया से बढ़िया प्रेम का अभी यहीं चाहिए, बढ़िया से बढ़िया प्रेमी भी यहीं चाहिए, बढ़िया से बढ़िया घर भी यहीं चाहिए, बढ़िया से बढ़िया घर की सारी सुख सुविधाएं भी यहीं चाहिए, गद्दा चाहिए, मैट्रेस चाहिए, टीवी चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, ना, सब कुछ चाहिए, एसी चाहिए, सब कुछ चाहिए, कैमरा चाहिए, टीवी चाहिए, सब कुछ इधर ही बढ़िया बढ़िया चाहिए। ऐसा नहीं सोचते कि चलो ये वाला माइक स्वप्न में चलेगा तो काम हो जाएगा, ये इधर नहीं चाहिए, है ना। ऐसा करके हम लोग नहीं सोचते हैं। तो इससे भी पता चलता है कि हमारी जो प्रमुख अवस्था है वो जागृत अवस्था है। हमारे अंदर सारी इच्छाएं यहाँ के लिए होती हैं, यहाँ की इच्छा करते हैं। तो और इसका हमें अनुभव भी संबंध में आ रहा है कि 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ से मिला के मतलब है यहाँ पर, इससे ज़्यादा और कोई मतलब नहीं है हमारा, क्योंकि बाकी सारे अंग इन्हीं को सपोर्ट करते हैं कि ज्ञानेंद्रियाँ ढंग से काम करें और कर्मेंद्रियाँ ढंग से काम करें, उसमें कोई आपत्ति ना आए। कोई भी काम हम करना चाहें तो हमारे हाथ पैर और बाकी सब चीज़ें ठीक काम करें, हमारा चयापचय सिस्टम सब कुछ करे, अंदर कोई समस्या ना हो, शरीर स्वस्थ हो। इसी बात के लिए, किस बात के लिए कि जो जानना चाहें वो जान सकें, जो करना चाहें वो कर सकें और जो भोगना चाहें वो भोग सकें। इतना ही उद्देश्य होता है बस। इससे आगे और इससे पहले कोई उद्देश्य नहीं है, ना इसके नीचे कोई उद्देश्य है, ना इसके बाद में कोई उद्देश्य रहता है। यही 3 चीज़ों के लिए हमें चाहिए होता है। फिर जैसे कई लोग बोलते हैं कि अच्छा नहीं यार, हमें तो जादू की सिद्धियों की ज़रूरत, सिद्धियाँ भी कोई चीज़ होती हैं, है ना भाई, ऐसे बोलते हैं सिद्धि तो। लेकिन उसको पूछो कि अच्छा कौन सी वाली सिद्धि, बोले यार उड़ने वाली में मज़ा आ जाएगा, उड़ने वाली हो तो, है ना। ये दूसरे के मन की बात जानने की सिद्धि, कुछ ऐसी हो, हाँ कुछ भी ऐसा हो, बड़ी
तो उसको पूछो अच्छा करोगे क्या अल्टीमेटली इसका, चलो मान लो कि आ गई सिद्धि, दूसरे के अंदर क्या चल रहा है ये जान के करोगे क्या, है ना भाई। यही तो जानो कि ये आदमी मेरा दोस्त है या शत्रु है, या मेरे बारे में क्या सोच रहा है, या ऐसा तो कुछ नहीं सोच रहा है कि मेरा कोई नुकसान कर देगा। वही तो, इसके अलग में क्या है, माने आपको उसके जानने का उद्देश्य क्या होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा ना कुछ भी। अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसमें कि दूसरे से हानि का कोई चक्कर ही नहीं है, तब तो ऐसी कोई इच्छा नहीं पैदा होगी यार इसके अंदर क्या हो रहा है। भाई पूछना ही होगा तो ऐसे सीधे पूछ लो कि भाई साहब क्या सोच रहे हो, वो बता देगा ये सोच रहे हो। हाँ सीधे ही पूछ लो। हाँ मतलब ये तरीका उपलब्ध है। इसके लिए इतनी जटिल सिद्धि में जाने की क्या ज़रूरत है, जिसमें 12 साल एक पैर पे खड़े हो जाओ, 14 साल दूसरे पैर पे खड़े हो जाओ, या संयम साधो, क्या ज़रूरत है उस बात की। या हवा में उड़ने की, भाई टेक्नोलॉजी है, कहीं दूर जाना, हवा में उड़ के दूर एक जगह से दूसरे के जगह जाओगे, उसी का इस्तेमाल है ना, और तो कुछ है नहीं। बाकी तो सारी जगह ही होती है। तो इस तरह से आप सिद्धियों में भी देखेंगे तो उसका भी रोल हमारे जीवन में कुछ सुख सुविधा पाने का ही होता है, और इससे कोई मतलब नहीं ज़्यादा। जैसे आप देख ही सकते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास में एक सिद्धि, जैसा वो बोलते हैं कि उन्हें सबके अंदर की बात पता चल जाती है ना। ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए कि उनको कि वो सही ही बोल रहे हैं, चाहे कोई ट्रिक भी यूज करते हो मगर पता तो चल ही रही है ना, चाहे कोई भी टेक्निक लगा लेते हो। तो पर इससे लाभ क्या है? अपने लिए सुविधा। हाँ, एक आदमी आके बता दे कि मुझे कैंसर है महाराज, या ये उसके बिना बताए जान जाए कि इसे कैंसर है, इसमें फ़र्क क्या पड़ा? अल्टीमेटली सूचना तो उन्हें मिल ही जाएगी। जैसे डॉक्टर पूछ लेता है हाँ जी क्या है, हाँ जी वो मेरे पेट में दर्द है, उसने बता दिया, सिंपल सा। या अब डॉक्टर कहे कि नहीं मुझे तुम्हारी शक्ल देख के ही पता चल गया कि तुम्हारे पेट में दर्द है। इन दोनों में क्या अंतर है? है ना, दोनों में तो कुछ भी अंतर नहीं है ना। भाई मैं आपके बताने से जानूं, या कोई मशीन लगा के जान लूं, या किसी सिद्धि से जान लूं, हाँ इससे कौन सा बड़ा काम हो गया? हाँ मतलब चेंज क्या है? हाँ मतलब अल्टीमेटली इसका फल तो यही हो रहा है कि मैं जान गया कि आपकी स्थिति क्या है। लेकिन अब इसका वो इस्तेमाल किस में करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग आओ, मुझे हॉस्पिटल बनवाना है, आप दान दो, मुझे गऊओं की देखभाल करनी है, आप दान दो, मुझे जो ऐसी बहनें हैं गरीब हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती है तो मुझे दान दो, तो मैं ऐसे लोगों को दहेज दे दे के शादी के लिए तैयार करूं कि वो इनसे शादी कर लें गरीबों से। ऐसा करके उनको कभी इच्छा नहीं होती कि सारी दुनिया के लोग सब अमीर हो जाए। तो ये झंझट करने की ज़रूरत क्या है? भाई तुम क्यों हॉस्पिटल खोल रहे हो? सारे लोग अमीर हो जाएंगे तो अपने आप, सरकार अमीर हो जाएगी तो अपने आप हॉस्पिटल खोल लेगी। तुम क्यों अकेले ऐसे मर मर के, और एक हॉस्पिटल खोलोगे कितने लोगों का इलाज मिलेगा? 10 लोगों को, 20 लोगों को, कितना 10, 20, 50 बेड का हॉस्पिटल खोलोगे ना। तो अगर हनुमान जी से का इस्तेमाल ही करना है तो थोड़ा अच्छे से कर लो ना, ढंग से। भाई उन्होंने इतना बड़ा पहाड़ उठाया तो कम से कम उतने साइज का हॉस्पिटल तो मांगो, उतने साइज की सारी चीज़ें तो मांग लो। मतलब उनकी भी बेइज्जती करवा रहे हो। हनुमान जी कहीं होंगे भी तो वो भी सोचेंगे कि यार ये कैसा घटिया मेरा शिष्य है कि मेरा इस्तेमाल कर रहा है कि एक हॉस्पिटल खुलवा दो, 4 बहनों की शादी करवा दो। यार क्या कर रहे हो ये सब? और इस्तेमाल कर रहे हैं, सच में ये है। हाँ, सही है। और इसके लिए भी उन लोगों का सहयोग ले रहे हैं जो पैसे से सहयोग कर रहे हैं। वो ना करें तो हनुमान जी एक बहन की शादी भी नहीं करवा पाएंगे, हॉस्पिटल का एक बेड नहीं खरीद पाएंगे, है ना। तो सब कौन सी अवस्था के लिए हो रहा है? जागृत अवस्था के लिए। स्वप्न की गायों के लिए कोई सोचता है क्या कि स्वप्न की गायों का क्या हाल हो रहा होगा? भाई गाय तो हमारे स्वप्न में भी आती है ना, नहीं? उनका क्या हाल हो रहा होगा? उसके लिए कभी सोचते कोई कि वहाँ भी एक हॉस्पिटल खुलवा दें, या वहाँ भी एक गौशाला खुलवा दें? नहीं सोचते ना। कहाँ के लिए सोचते हैं? जागृत अवस्था के लिए सोचते हैं। ये नहीं सोचते कि स्वप्न अवस्था में एक भोजनालय बनवा लें, सपने में जाके भूख लगे खा ले। हाँ, एक स्कूल खुलवाते हैं, कम से कम वहाँ जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई मिल जाए। नहीं सोचते ना ऐसा। इवन सपने में
अगर हम कहीं हों और वो हमारे वहाँ दो मित्र लड़ रहे हों और आँख खुल जाए, तो फिर दोबारा कोशिश करते हैं कि नहीं यार जाके उनका बीच बचाव तो करना चाहिए, वो तो खूनम खान हो रहे होंगे कि मैं तो बाहर आ गया, लेकिन वो तो लड़ रहे होंगे ना। फिर तो जाके उन्हें समझाऊं, उन्हें बताऊं कि देखो ये स्वप्न है, ये वास्तविकता नहीं, तुम क्यों लड़ रहे हो। नहीं करते ना ऐसा। वहाँ जाके पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं लिखवाते, जबकि सपने में तो पुलिस भी होती है। तो हम रिपोर्ट नहीं लिखवाते कि भाई साहब ये देखो ये दोनों लड़ रहे हैं, मान नहीं रहे और इनको उठा के जेल में डालो। तो स्वप्न के लिए हम कोई कुछ ऐसा प्रयास नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वैसी इच्छा ही कोई नहीं है हमारी इच्छा सारी जागृत संसार के लिए होती है। तो जागृत संसार जो है वो इस प्रकार का इन तीनों ही चीज़ों के लिए है कि ज्ञान की इच्छा, कर्म की इच्छा और भोगों की इच्छा, और थक जाएं तो विश्राम की इच्छा, बढ़िया सी जगह अच्छे से में कोई बाहर कोई दिक्कत ना हो। तो स्वप्न अवस्था हम जाते क्यों हैं? फिर इस स्वप्न अवस्था का ये एक अवस्था हो गई जिसका कि आपको मैंने थोड़ा सा विस्तार से वर्णन किया कि हमारी जो मुख्य अवस्था है वो है जागृत अवस्था। इसी के लिए हम सारे प्रयास करते हैं। ठीक। अब इसके बाद आती है स्वप्न अवस्था। तो हम उसमें कब जाते हैं? उसमें हम लोग तब जाते हैं जब हम यहाँ थक जाते हैं या बोर हो गए, कुछ है नहीं करने को, तो ठीक है भाई कुछ नहीं है तो पड़े कई बार नींद आ जाती, नहीं भी थके हों तो बहरहाल जब थक गए तो वहाँ जाने का मूल उद्देश्य रहता है कि थोड़ी थकान दूर हो जाए, विश्राम के लिए जाते हैं। मूल उद्देश्य जो है वहाँ पे जाने का वो है विश्राम। और वहाँ भी कहाँ जाने का है? सुसुप्ति में। लेकिन हमारे अंदर में स्वप्न अवस्था भी एग्जिस्ट करती है और वो उन चीज़ों के बाबत स्वप्न पैदा करती है जहाँ हम अटके होते हैं या जो इच्छाएं यहाँ नहीं पैदा कर पाए वो उन इच्छाओं को वहाँ पूरा करने की कोशिश करते, या ऐसा वहाँ पे होता है, या जो भय यहाँ हो रखे हैं उन भय की वजह से वहाँ पे जो हमारे अंदर स्थिति पैदा होती है, ऐसे स्वप्न हमें पैदा होते हैं। यदि हमारी सारी इच्छाएं बाहर पूरी हो जाएं तो क्या स्वप्न हमें उस तरह के स्वप्न पैदा होंगे डरने के या ऐसी इच्छाओं की पूर्ति करने के प्रयास के कि जो यहाँ नहीं हो रही है? नहीं होंगे ना। फिर जैसे हलवाई जो है वो कभी ऐसी इच्छा तो उसको नहीं होती होगी कि वो स्वप्न में बैठ के मिठाई खा रहा है, चूँकि यहाँ भर पेट भर के खाता है। वहाँ तो जब उनकी लगातार बहुत सारी शादियों में उनके काम चलते हैं तो वहाँ उन्हें पूरी खा के और वो जो उगता जाते हैं, तो वहाँ वो रोटी का सपना देख सकते हैं, यार अब रोटी मिलनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, कुछ अलग सा मिले, कुछ रोटी मिले, कुछ जिसकी भी इच्छा होती होगी। अब ऐसा क्यों होता है? इससे आपको स्वप्न समझ में आएगा कि स्वप्न एक्चुअल में है क्या। स्वप्न अवस्था है चिंतन मनन की अवस्था, ज्ञान की अवस्था एक्चुअल में, कि यहाँ हमें हमारी ज्ञान किस बात के लिए कि जो इच्छाएं हमें यहाँ हो रही हैं वो पूरी नहीं हो रही, उन्हें कैसे पूरी करें, इस बात के लिए स्वप्न अवस्था चिंतन मनन के लिए रहती है। तो जिनकी वो डेवलप नहीं होती स्वप्न अवस्था, उन्हें केवल स्वप्न आते हैं बस उस बारे में, ऐसे स्वप्न होते हैं। अब चूंकि वो उनकी उतनी डेवलप नहीं है तो वो उसका प्रयोग ज्ञान के लिए तो कर नहीं पाते। बस उनके जीवन में ऐसे ही होता है कि बस सोए, स्वप्न आया, जाग गए, वो ऐसा उनको होता रहता है, क्योंकि एक तो उन्हें इसका पता भी नहीं है, दूसरा कि इसका न कभी उन्होंने अभ्यास किया, न कभी उनको सामर्थ्य भी नहीं है। तो एक्चुअल में जो स्वप्न अवस्था है वो हमारी मानसिक अवस्था है। मानसिक माने मनन करने वाली, चिंतन करने वाली, सोचने वाली, कल्पना करने वाली। तो इस जागृत अवस्था में भी जो हम कल्पना करते हैं वो उसी अवस्था का इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हैं? उसी अवस्था की वजह से अगर किसी की वो अवस्था डैमेज हो जाए तो जागृत अवस्था में वो आदमी पागल हो जाता है। पागलों का और कुछ नहीं खराब होता, उनका जो मानसिक पॉइंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। शरीर में तो रहते हैं, पांचों ज्ञान इंद्रियां, पांचों कर्म इंद्रियां सब होती हैं, मगर चूंकि इनका कंट्रोलर है
अंदर मानसिक रूप से, अब जब वही डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर ये उस तरह से उनकी जागृत अवस्था काम नहीं कर पाती है। तो वो ज्ञान की अवस्था है एक्चुअल में, कि बाहर जो चीज़ें, जो ज्ञान आपको हो रहे हैं वो अंदर बाकायदा ढंग से स्टोर हों, ढंग से वो प्रोसेस हों, है ना। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि कभी कभी कंप्यूटर में कोई हैवी एप्लीकेशन हम लोग अपलोड करके और चलाने लगते हैं तो वो हैंग करने लग जाता है, या स्क्रीन पे कुछ न कुछ ऐसे ऐसे कुछ भी दिखाने लगता है। क्यों दिखाने लगता है? क्योंकि उसका प्रोसेसर जिस लायक है वो इस ऐप को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। वो या तो हैंग हो जा रहा है, कहीं रुक जा रहा है, और या कहीं से उठा रहा है कहीं छोड़ दे रहा है, कहीं से उठा रहा है कहीं छोड़ दे रहा है, ऐसे करके। तो ऐसे कुछ कटा फटा चित्र आता है, कटी फटी चीज़ें आती हैं, आवाज़ ब्रेक होने लगती है ना। अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं तो वो इस तरह से होने लगता है। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि इसका प्रोसेसर कमज़ोर है। थोड़ा ज़्यादा पावर का कंप्यूटर खरीदो। तो जैसे अभी मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, तो वीडियो एडिटिंग में ज़्यादा रैम और ज़्यादा हार्डवेयर और उसमें ज़्यादा जो आपका ग्राफिक वाला कार्ड है वो ज़्यादा चाहिए होता है। अगर वो नहीं है तो वो कर नहीं पाता, वो हैंग हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, जो काम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा करेगा, रुक जाएगा, बीच में काम पूरा नहीं करेगा, या 10 घंटे में करके देगा, बहुत धीरे धीरे स्लो। ये ऐसे सब होने लगता है। तो ये जो हमारी मानसिक, जो हमारी स्वप्न अवस्था है, ये हमारी मानसिक अवस्था है एक्चुअल में। तो जितनी भी यहाँ पे हमें प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है इस जागृत संसार में, तो वो प्रोसेसिंग पावर हमें इस स्वप्न का जो हमारा जगत है, या स्वप्न की जो हमारी अवस्था है, वहाँ से प्राप्त होती है। तो वो जिसकी जितनी ज़्यादा डेवलप होगी, वो यहाँ की सारी चीज़ों को उसी स्पीड में और उसी पावर में यहाँ पे प्रोसेस कर पाएगा। नहीं तो वो यहाँ प्रोसेस नहीं कर पाता उतने गहरे से, है ना। वो तो इसीलिए एक वो अभी जो 10,000 का मोबाइल होता है और 1 लाख का मोबाइल होता है, उसमें यही अंतर होते हैं कि उसका हार्डवेयर भी कमज़ोर होता है, उसका प्रोसेसर भी कमज़ोर होता है, उसकी रैम भी कमज़ोर होती है। तो वो ऐसे छोटे छोटे काम कर पाता है, ज़्यादा बड़े काम नहीं कर पाता। तो हमारी मानसिक अवस्था या हमारी जो स्वप्न अवस्था है, वो जितनी ज़्यादा डेवलप होगी उतना ज़्यादा वो चीज़ों को सही ढंग से प्रोसेस कर पाएगी, हैंग नहीं करेगी, मुश्किल नहीं खड़ी होगी, और सटीक रिजल्ट देगी, सही गणनाएँ करेगी, सही कैलकुलेशन में चलेगी। उसके अनुमान भी ज़्यादातर ठीक होंगे, नियर टू द ट्रूथ होंगे, नियर टू द आंसर होंगे। तो अब ये स्वप्न अवस्था पर इस जागृत अवस्था का फर्क कैसे पड़ता है वो आप समझिए, क्योंकि स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था के अंदर है। जो आपकी जागृत अवस्था है इसके अंदर में आती है स्वप्न अवस्था, और स्वप्न अवस्था होती है व्यक्तिगत अवस्था। जो जागृत अवस्था है वो क्या है कि वहाँ पे समान प्लेटफॉर्म है सबका, माने वो कॉमन प्लेटफॉर्म है। तो ये जो जागृत अवस्था है ये आपकी भी है, मतलब आपके लिए भी यही प्लेटफॉर्म है, मेरे लिए भी यही प्लेटफॉर्म है, इनके लिए भी यही है, पशु पक्षियों के भी लिए यही है। तो जितना वास्तविक संसार है उस सबका प्लेटफॉर्म ये कॉमन है। लेकिन जो स्वप्न का प्लेटफॉर्म है वो आपका व्यक्तिगत होता है, वो कॉमन नहीं होता। मेरे स्वप्न पे आप नहीं हो सकते, आप होंगे भी तो वो मेरी इमेजिनेशन होगी, आप सच में वहाँ नहीं होगे, है ना। वो आपका व्यक्तिगत एक प्लेटफॉर्म है, व्यक्तिगत आपका एक धरातल है खुद का, और इसकी ज़रूरत आप ही को पड़ती है। दूसरे वाले को इसकी एज सच ऐसे करके कोई उपयोगिता नहीं है। हाँ, आप यहाँ जागृति वाले इस प्लेटफॉर्म पर अपने उस मानसिक धरातल का इस्तेमाल करके मुझे कोई लाभ दे सकते हैं, लेकिन वो लाभ मुझे यहीं पर आप देंगे, मुझे अपने स्वप्न में मुझे आप लाभ नहीं दे सकते। समझ रहे हैं इस चीज़ को? हाँ, तो जो स्वप्न संसार है वो हमारा, वो कैलकुलेशंस के लिए है, ज्ञान करने के लिए है, जानने के लिए है, वो ज्ञान का बेस है, वो कर्म का धरातल नहीं है।
वो कर्म के लिए नहीं बना है। ऐसे टाइप के कुछ भोग भी आप वहाँ कर सकते हो जो यहाँ नहीं हो पाते, तो वो एक ऑप्शनल एक्सेप्शनल है, माने वो, क्योंकि उसको भी वहाँ आप इमेजिनेशन ही करते हो, या जो यहाँ करना चाहते हो कर नहीं पाते तो वहाँ करते हो। यहाँ कोई खेल खेलना है मगर आप खेल नहीं खेल पा रहे हैं, कि बैट आपके पास नहीं है, खरीद नहीं सकते हैं, बॉल नहीं है, मैदान नहीं है वगैरह, तो आप वहाँ खेल रहे होते हैं। वहाँ एक अपनी टीम बना लेते हैं इमेजिनरी, और वहाँ ऐसे ऐसे खेलते हैं। जैसे एक बार मेरा भतीजा था छोटा, तो वो मेरी पद्दी पे चल रहा था, मैंने उसको ऐसे लादा हुआ था, तो मैं थोड़ी देर ही चलाऊंगा कि वो बात करने लगा अपने से ही, खुद से ही, और ऐसे बात कर रहा था जैसे किसी अपने मित्र से बात कर रहा हो। छोटा ही था, ऐसा 7-8 साल का रहा होगा। तो वो अपने किसी छोटे दोस्त का, मतलब उसी की उम्र के दोस्त का नाम ले के बात कर रहा था। वो कह रहा था, देख भाई तू कल आ जाना और दोनों मिलके खेलेंगे और बहुत मज़े करेंगे। ऐसे ऐसे करके वो आपस में बात कर रहा। तो मैंने थोड़ी देर उसकी ऐसी बात सुनी, फिर मैंने उसको बोला कि बेटा किससे बात कर रहे हो, तो शर्म आ गया। तो उसको पता चल गया कि वो तो इमेजिनेशन में बात कर रहा है, ऐसे तो कोई है नहीं सामने। अब क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि उसके जो माता पिता हैं, माने मेरे जो भाई और भाभी हैं छोटे, वो उसको उतनी आज़ादी नहीं देते थे, अब अपने से छोड़ते नहीं थे, क्योंकि मेरा जो भाई है वो थोड़ा दादागिरी में ज़्यादा था, तो उसको ऐसा भय रहता था कहीं उसके कोई दुश्मन उसको कहीं उठा के ना ले जाएं और फिर कोई किडनैप ना कर लें या कुछ इस तरह की बात। तो वो उस पर ज़्यादा नज़र रखते थे, उतने ढीले देते थे कि कहीं भी घूम आए, पार्क में चला जाए, किसी बच्चे के साथ घूम, ये ऐसा उसको मिलता नहीं था। तो वो ऐसा इमेजिनेशन कर रहा है, वो ऐसा इमेजिनेशन करके उस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है ना। लेकिन अब उसमें तो वो मज़ा नहीं आता ना जो वास्तव में उसके साथ खेलने और बैठने और उस सब में मज़ा आएगा। तो इस बात के लिए भी लोग उसका उपयोग करते हैं इमरजेंसी में, माने यहाँ नहीं हो पा रहा है तो एज सच ये उसका यूज है नहीं। उसका यूज है केवल और केवल, मुख्य जो उपयोग है वो है ज्ञान करने के लिए, गणनाएं करने के लिए, अनुमान करने के लिए, है ना। ये सब एक ही बात है, इस सारे काम गणना से ही होते हैं। या आपके पास डाटा है, उसे डाटा प्रोसेसिंग करके किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए, कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, ऐसा करूं कि नहीं करूं, ये करना ठीक होगा कि नहीं होगा, इसके साथ जाऊं कि नहीं जाऊं, इसके साथ मैं कोई काम के में मिले कि नहीं मिले, है ना। ये जितनी सारी आपके अंदर गणनाएं होती, जितनी सारी आप कल्पनाएं करते हैं, जैसे जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, तो वो अपने अंदर एक इमेजिनेशन करते हैं और बाहर वो एक चित्र बनाते हैं आपके लिए, है ना। तो चित्र कहाँ बनाते हैं? बाहर। पहले कहाँ उसको वो बना लेते हैं? अंदर अपने, यहाँ पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका ये आकार ऐसे, इस कलर से और ऐसा ऐसा, और बाहर फिर उसको उतारते जाते हैं उस तरह से। और वो बाहर वाला आपके लिए भी काम का होता है और उसके लिए भी वही वैल्यूएबल होता है, उसको वो बेच सकता है, कुछ कर सकता है, पर उसके अपने अभी जो अंदर है उसका कुछ होता नहीं है ऐसा। तो वो ज्ञान का पूरा प्लेटफॉर्म है, इमेजिनेशन का प्लेटफॉर्म है। कुछ आप वहाँ कल्पना कर सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं, कुछ गणना कर सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये सही है कि नहीं ये कर सकते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं आपकी कहाँ होती हैं? स्वप्न अवस्था की वो है। लेकिन वो आप कब करते हैं? जब जगह जागृत में रहते हैं, तभी उसका आप ऐसा इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन जब जागृत में नहीं है और स्वप्न में चले गए हैं, तो चूंकि वहाँ चेतना का स्तर कम हो जाता है। जैसा मैंने बताया कि अगर जागृत में 100% चेतना का स्तर आप माने, तो स्वप्न अवस्था में ये लगभग 30% पे आ जाता है, इतना डाउन हो जाता है। और इतना डाउन अगर ये नहीं होगा तो आप जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था पे खिसकोगे नहीं, क्योंकि फिर शरीर की जो मसल्स हैं वो एक्टिव रहेंगी और वो आपको इससे कटने नहीं देंगी। फिर या तो आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा या नशा करना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में कोई ऐसे झंझट खड़े हो गए हैं कि वो आपका जो स्नायु तंत्र है, मांसपेशियाँ हैं, उनको वो शिथिल नहीं होने दे रहे, तो फिर आपको या तो नींद की गोली लेनी पड़ेगी या कोई नशा करना पड़ेगा, तभी आप नींद में जा सकते हैं, नहीं तो ये नींद में नहीं जाने देते। नींद में जाने के लिए
जागृत शरीर का एक हद तक शिथिल होना आवश्यक है। इस बात को ध्यान से सुने, क्योंकि ये ध्यान में काम आएगी। जब आप ध्यान की प्रक्रिया में जाएंगे तो ये आपको उस समय समझ में आएगी कि आपको उस ध्यान प्रक्रिया में शिथिलीकरण की प्रक्रिया से शरीर की शिथिलीकरण को उतने डिग्री तक लेके जाना होता है, तब आपका कनेक्शन स्थूल शरीर की जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे कट पाता है, नहीं तो उनसे ब्रेक नहीं हो पाता, जुड़ा रहता है। तो जो आपका मानसिक शरीर है या जो आपकी मानसिक अवस्था है या स्वप्न अवस्था है, ये एक ही उसके नाम है अलग अलग ढंग से, तो उसका प्रयोग इन बातों के लिए होता है, कल्पना के लिए, चिंतन मनन के लिए, कैलकुलेशन के लिए, गणनाओं के लिए, जानने के लिए, इमरजेंसी में कुछ भोग भाग करने के लिए। ठीक, और ये आप करते भी हो, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, खाली ऐसा आप लोगों को अनुभव है ऑलरेडी, खाली बस मेरे बताने से वो आपको ऐसे अलाइंड हो जाएगा, समझ जाओगे कि अच्छा ओ ये ऐसी ऐसी करके बात है। अब ये हो गई आपकी दूसरी अवस्था। इसके अलावा अब तीसरी अवस्था में जाते हैं कि तीसरी अवस्था का आखिर क्या है और उसको क्या उपयोग। तीसरी अवस्था में आपको जो स्थूल संसार की ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं उनसे भी कट ऑफ हो जाता है, क्योंकि स्थूल शरीर का जो शिथिलीकरण है वो उस लेवल तक चला जाता है। मानसिक जो आपका शरीर है या बोले जो आपकी स्वप्न अवस्था है, उससे भी जब और हम चेतना को कम करते हैं, अपनी 5% के आसपास रह जाती है, तब आपका जो मानसिक आपकी बॉडी है उसमें भी आपके ऐसे ही कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां आप वहाँ अनुभव करते हैं, है ना। आपकी एक इमेज ही वहाँ घूम रही होती है ना पूरी। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कोई 2D है, वहाँ पूरा 3D जैसा ही लगता है, और वास्तव में उस समय ऐसा ही लगता है कि ये जागृत जैसा ही है। तो जो स्वप्न अवस्था का भान है वो जागृत अवस्था की एक तरह से 2 कॉपी होता है अनुभव के आधार पर। लेकिन जब आप ध्यान में जाएंगे और इसका अनुभव थोड़ा स्लो में करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वहाँ सब कुछ प्रकाश से बनता है। वहाँ ऐसे करके ये ऐसी कोशिकाएं नहीं होती वहाँ पे। तो वो जब ध्यान की प्रक्रिया होगी तब मैं बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि उसको कैसे देखना है, ताकि आपको ये वहाँ पे कोई जैसे आपके किसी मित्र का शरीर है सामने, तो वहाँ पे एक प्रक्रिया होगी, जब मैं आपको बताऊंगा तो उस प्रक्रिया से आप देखोगे तो आप देखोगे कि वो प्रकाश के उस कलर के बिंदु अलग होते जा रहे हैं। वो यहाँ से अलग हो गया, यहाँ से वो जैसे कई फिल्मों में दिखाते हैं ना कि वो मतलब शरीर उसका विलीन हो गया, ऐसे मिट्टी जैसा उड़ के धूल जैसा उड़ता जा रहा है, या फॉग जैसा बन के ऐसे उसमें कन्वर्ट हो गया। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वो कलरफुल पॉइंट है और वो ऐसे फैल गए। उसे फिर तुरंत ही आप जोड़ना चाहोगे, ऐसे करोगे वो फिर से जुड़ जाएंगे और फिर से आपका वो मित्र पैदा हो जाएगा, या जो भी क्रिया करती है वो फिर ऐसे बिखरोगे फिर बिखर जाएगा, फिर ऐसे जोड़ोगे फिर जुड़ जाएगा। ऐसे करके आप वहाँ जो है कई बार करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे ये प्रकाश पुंज के बने होते हैं, लाइट जैसा हिसाब किताब रहता है, जैसा आप अपने मोबाइल वगैरह में देखते हैं। मोबाइल में पिक्सल होते हैं ना लाइट के, वो उसी तरह का वो ये उसी की नकल समझ लो आप। तो जब उतनी चेतना को भी कम किया जाए, क्योंकि चेतना के लेवल के आधार से ये यंत्र काम करते हैं। हमारी जो स्थूल ज्ञानेंद्रियां हैं, सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां हैं, ये चेतना के लेवल से काम करती हैं कि अगर इस लेवल की चेतना जगी है तो वो यंत्र काम करेंगे, नहीं जगी है तो नहीं करेंगे। या ऐसे समझो कि वो बल्ब जो है इतनी लाइट होगी तो इतना प्रकाश देगा, इतनी लाइट नहीं होगी तो प्रकाश नहीं देगा, है ना। कंप्लीट लाइट होगी तो पूरा प्रकाश देगा, 70% कम कर दोगे तो बहुत डिम सा जलेगा, ऐसे ही बस। उतना भी कम कर दोगे तो प्रकाश होगा ही नहीं, लेकिन उसमें वोल्टेज होगी। इस तरह से करके काम करता है। या कंप्यूटर में भी आप देख सकते हो कि जनरली आपका जो मोबाइल है वो 5 वोल्ट से चलता है। अगर आपकी बैटरी 3 वोल्ट देने लग जाए, वीक हो जाए, 3 वोल्ट देने लग जाए, तो वो स्टार्ट ही नहीं करती है। स्टार्ट जैसे तैसे कर भी देगी तो फिर
हाँ, तुरंत वो उसमें जाके मतलब कोई एप्लीकेशन रन नहीं होगी, जैसे ही रन करने की कोशिश करोगे बैटरी ड्रॉप मार जाएगी, माने वो बार बार सुसुप्ति में जाने लगेगा मोबाइल, है ना, वो अब नहीं उठ रहा है। तो ऐसे ही करके जागृति का जो पॉइंट है, इसको घटाने बढ़ाने से आप ये पाओगे, जब आप ध्यान करोगे उसमें आप पाओगे कि एक लेवल पर मेमोरी काम करती है, अगर उतना लेवल नहीं है आपकी जागृति का तो मेमोरी शट डाउन मार जाती है। उतने लेवल पर आपकी कल्पनाएं काम करती हैं, उतने लेवल पर कल्पना थोड़ी सी डल रूप में काम करती है, उतने लेवल पर कल्पना ज़्यादा रूप में काम करती है, तेज काम करती है। इसीलिए जब हम किसी चीज़ पर फोकस होते हैं तो वो हमारी मैक्सिमम आउटपुट होती है उस बारे में, क्योंकि फोकस का मतलब है कि अब हम सारी अपनी जो है वो एक ही पॉइंट पर लगा दे रहे हैं, अब वो ऐसे बिखरी हुई नहीं है, एक ही पॉइंट पर लगा दे रहे हैं, तो वो हमारा मैक्सिमम उस बारे में आउटपुट होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस बारे में जो प्राप्त होगा वो अब मैक्सिमम होगा, ये हमारा मैक्सिमम एफर्ट है। तो ये जागृति के आधार पर है। अच्छा, ये जागृति हमारे पास ऑलरेडी होती है, जागृति भी होती है, स्वप्नावस्था भी होती है, ये पैदा होने के साथ ही हमें मिलती हैं, और सुसुप्ति भी होती है, तुरीयावी अवस्था हमारी होती है, हमारे पास होती है। परिस्थितियों के आधार से इनमें अभी आना जाना होता है अपने आप। फ्रेश हैं, जागृत अवस्था में रहेंगे, थक गए हैं, थोड़े थक गए हैं, स्वप्न अवस्था में चले जाएंगे, ज़्यादा थक गए हैं तो सुसुप्ति अवस्था में भी चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो तुरीया में चले जाएंगे। अभी ये थकान की कंडीशन पर निर्भर करता है, लेकिन आप चाहें तो इसका अभ्यास करके भी इनमें इच्छानुसार आप अपनी गति बना सकते हो, है ना। इसकी स्थिति को समझ के कि इतना मुझे शिथिल करना है, इतना शिथिल आप शरीर की कर दोगे तो आपकी स्वप्न में गति हो जाएगी, वही उसकी कंडीशन है भर। तो इसे आप अपनी इच्छा से, अपनी टेक्निक से, अपनी ट्रिक से ऐसा करके और ऐसा पैदा कर सकते हैं। फिर वहाँ पे मात्र अगर आप जो स्वप्न आपका चल रहा है उसमें आप इंटरेस्ट लेना छोड़ दो, जैसे ही उसमें आप इंटरेस्ट लेना छोड़ोगे तो उतनी चेतना का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे ही उतनी चेतना का इस्तेमाल नहीं हुआ तो वो चेतना शट डाउन मारने लगती है। जैसे ही चेतना शट डाउन मारेगी तो स्वप्न बंद हो जाएगा अपने आप, और वो जो अवस्था बचेगी वो सुसुप्ति अवस्था, और वहाँ मेमोरी भी आपकी काम नहीं कर रही होगी जब तक कि आप नहीं चाहेंगे। तो ये तीसरी जो अवस्था है ये है समाधि की अवस्था, मतलब जैसे ये लोग समाधि बोलते हैं। अब वो समाधि की अवस्था क्यों है, इस बात को समझो। उसके दो अर्थ हैं यहाँ समाधि के, एक तो सम प्लस आदि होता है, ठीक है ना। आदि का मतलब आप समझते हो जो कोर पॉइंट है, जो मतलब इसके बारे में वो ये आपकी सम हो जाती हैं। कौन सी? जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था दोनों वहाँ पे सम हो जाती है, माने ये एक जैसी हो गई। अब ना वो काम कर रही है ना ये काम कर रही है, दोनों जीरो हो गई। ठीक, अब दोनों जीरो हो गई हैं तो अब वहाँ पे केवल आपका होना भर बचता है। अच्छा, मेमोरी भी कोई काम नहीं कर रही है। जब मेमोरी भी काम नहीं कर रही तो अब वहाँ आपका होना भर है। अब वहाँ आप समान रूप में रहते हैं, अब कोई वो फर्क नहीं पड़ रहा आपको, है ना, क्योंकि शरीर का भी कोई दुख वगैरह है वो भी अनुभव नहीं हो रहा, वहाँ आपकी कोई इच्छा भी नहीं पैदा हो रही है, तो वहाँ आप एक जैसी अवस्था में रहते हैं। इसलिए उस अवस्था की कोई एक समान अवस्था भी बोला जाता है, एक रस अवस्था, एक समान, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं जो उस अवस्था में परिवर्तन लाए। तो जितनी देर भी वो अवस्था रहती है इसीलिए उसको सम अवस्था बोलते हैं। वहाँ कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि जिसमें आपको कोई समस्या हो रही हो, कोई लाभ हो रहा हो, कोई हानि हो रही हो, भाई ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, क्योंकि कोई कल्पनाएं भी नहीं हो रही हैं। तो वहाँ बस आप जस्ट होते हो। एक तो इस रूप में भी उसको समाधि बोला जाता है। इसके अलावा एक समाधि का वहाँ, ये समाधि का तो अर्थ है जब आप वहाँ सोते हुए जाते हो। एक दूसरी समाधि का अर्थ है वहाँ आप जागे हुए जब जाते हो तो वहाँ आप समाधान को प्राप्त हो सकते हो। एक समाधि का अर्थ है समाधान को प्राप्त व्यक्ति, माने आप कुछ ज्ञान करने गए, कुछ समझने गए, कोई समस्या थी आपकी, तो वहाँ पर क्योंकि दूसरे व्यवधान नहीं होते, शरीर का कोई व्यवधान नहीं है,
मानसिक भी कोई व्यवधान नहीं है, तो वहाँ आप इन चीज़ों से मुक्त हो उतने टाइम के लिए। और अगर आप वहाँ जागे हुए जाते हैं तो आप वहाँ अपनी जागृति का थोड़ा सा लेवल बढ़ा सकते हो, इतना लेवल के आप स्वप्न में ना आ जाएं और आप जागृति में ना आ जाएं। इतना लेवल बढ़ाना नहीं है, उतना लेवल बढ़ाना है कि जितने में आपको काम करना है उतना में काम हो जाए आपका। तो वहाँ जब उतना लेवल बढ़ाएंगे तो आपकी मेमोरी काम करने लगती है स्पेसिफिक रूप से। तो जो सवाल वहाँ आप उठाओगे, जो प्रश्न आप उठाओगे, जो जिज्ञासा वहाँ आप करोगे, तो उस जिज्ञासा से संबंधित डाटा ही केवल मेमोरी में से उठ के आएगा, बाकी नहीं आएगा। क्योंकि बाकी आने के लिए चेतना का लेवल थोड़ा और ज़्यादा चाहिए, तब वो उतने सक्रिय होती है तो उसका पता चल पाता है। तो थोड़ा डाटा आएगा। इसीलिए जब आप यहाँ भी देखते हैं किसी को बहुत ध्यान मग्न देखते हैं, जैसे वैज्ञानिक लोग हैं वो अपने किसी चिंतन में खो जाते हैं या किसी उसमें जाते हैं, तो उनके देखते हैं उनकी सांस छोटी हो जाती, मतलब सांस बहुत धीमे चलती है, शरीर की क्रियाएं एकदम रुक जाती हैं, हाथ पैर रुकने बंद हो जाते हैं और पूरा एकदम उसी पर फोकस हो जाते हैं। ये वो ये क्या कर रहे हैं, वो अपनी चेतना के लेवल को इसमें से निकाल रहे हैं और वहाँ डाल रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी अवस्था में रख देते हैं कि ठीक है, अच्छी कुर्सी पे बैठे हैं, सब कुछ है, एकदम पूरा चिंतन मनन कर रहे हैं, आंखें बंद की हुई हैं, बाहर शांति वाला वातावरण बना रखा है कि कोई शोर नहीं है, कुछ नहीं है, मच्छर नहीं है, एसी है, कंडीशनिंग है, सब कुछ, मतलब बाहर से कोई दिक्कत नहीं है कि कोई चीज़ आपकी चेतना को बाहर खींचे, वो नहीं है। तो वो पूरी तरह से उसे वहाँ कंसंट्रेट करते हैं जहाँ पे उनकी मेमोरी एक्टिवेट रहे, बाकी सब शांत हो जाए। तो अब चूँकि वो वैज्ञानिक हैं, उनकी रुचि ऐसी है, तो वो ऐसा करते करते बड़े ही होते हैं, तो उसको इसका अभ्यास हो जाता है अपने आप ही। ये वाला अभ्यास नहीं करना पड़ता ज़बरदस्ती, मेडिटेशन वाला, ऐसी जीवन ही उनका है। जैसे कोई आदमी क्रिकेट खेलता खेलता बड़ा हो, तो खेल रहा है तो अभ्यास तो हो रहा है ना अपने आप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसको अलग से तो नहीं कि भाई नहीं ये तो खेल हो गया यार, ये तो खेल हुआ, अब तुम इसका अभ्यास करो जाके, नहीं, वो अभ्यास ही हो रहा था। खेलना, कोई चीज़ पर काम करना, वो अभ्यास ही होता है। तो उनका उस पर अभ्यास भी होता जाता है, तो उनको इस बात की दक्षता मिलती जाती है, पकड़ मिलती जाती है। तो जिन लोगों का जो सुषुप्ति केंद्र है वो ऐसा डेवलप हो जाता है, जैसे अभी मानसिक वाला बताया कि गणना वड़ना और कल्पना वल्पना ये सब करने के लिए बताया, तो जिनका ये हो जाता है वो उस केंद्र को यहाँ जागृत में ही इस्तेमाल कर लेते हैं। उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि अच्छा साधना करो, स्वप्न में जाओ और फिर ऐसा ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो इतना उसको एक्टिवेट कर लेते हैं कि वो यहीं काम करता है, यहीं पर ही जागृति में जागे हुए ही। और ऐसा तब सबसे अच्छा होता है कि व्यवस्था ही ऐसी हो कि भाई हमें काम ही वो मिले जो हम करना ही चाहते हैं। तो एक तो हमारी रुचि हो गई, उसी में हमने एजुकेशन भी ली, माने ज्ञान भी उसी में लिया, उसी में हम कर रहे हैं, तो सब काम उसी में होता चला जाता है। तो हम उसमें समाधानित हो जाते हैं, माने उस विषय में समाधिस्थ व्यक्ति बन जाते हैं बड़े होने तक, जो भी हमारा लेवल रहता है उस लेवल पर। ये बात आराम से समझ में आ रही है ना? जैसे महिलाएं स्वेटर वगैरह बुनती हैं, तो जैसे जिनको स्वेटर बुनने में मज़ा आता है, मतलब उनकी वो हॉबी है, तो वो करने लगती हैं, तो थोड़े समय बाद ही वो उसके लिए इतनी कम चेतना की ज़रूरत पड़ती है कि वो ऐसे बहुत सारे बातचीत भी करते रहती हैं वो, और ऐसे करते रहते हैं, उनका डिज़ाइन भी बनता ही चला जाता है। वैसे उनके हाथ में वो सब दक्षता आ जाती है। अड़ोसी पड़ोसी सारी बातें कर जाती हैं और स्वेटर बन जाता है। हाँ, मेरी मम्मी ऐसा करती है ना? यस। तो जैसे हम शुरू में कार ड्राइविंग सीखते हैं तो पता चलता है कभी ब्रेक दबाना तो ब्रेक नहीं दबा रहे हैं, पता चला ब्रेक दबाना था तो वो क्या नाम है क्लच, कभी क्लच दबा दे, कभी एक्सीलेटर दबा दे, ऐसे होता है। तो पर जब हम उसको थोड़ा सा अपने जीवन में चलाते हैं, रोज़ जा रहे हैं, तो वो थोड़े समय बाद ही हाँ प्रैक्टिस में आ जाता है, और फिर आपको ऐसे अलग से ध्यान नहीं देना पड़ता कि अब क्लच दबाना है, अब ये करना, वो ऐसा सेट हो जाता है।
हमारा प्रोसेस। तो ये किस वजह से हो पाता है? ये इसी सुषुप्ति केंद्र की वजह से हो पाता है। अभी सुषुप्ति में देखना, उसमें बहुत सारे राज हैं जिसकी वजह से ऐसा, अगर वो उसमें से ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर ये नहीं हो पाता। हाँ, जैसे आप मैं हूँ ऐसा आपका बना रहता है, ये इसी वजह से बना रहता है कि ये केंद्र सुषुप्ति में है। अगर ये केंद्र स्वप्न में होता या जागृति में होता तो भाई यहाँ तो बहुत तेज़ी से बदलता है, यहाँ तो कब रामपाल श्यामपाल हो जाता पता नहीं चलता। अच्छा, ये गहरे में होता है? हाँ, ये गहरे में होता है और स्टडी माने लगातार बना रहता है, ऐसे बदलता नहीं है। तो इसीलिए जो आदत हमें पड़ जाती हैं वो इतनी आसानी से बदलती नहीं है। आप ड्राइविंग में दक्ष हो गए और फिर आप 10 साल ड्राइविंग ना करें, 11वें साल करें तो 5 मिनट लगेंगे आपको उसी लेवल पर आने में। इतना वो अंदर जो है सेटिंग रहती है। और ये उसी केंद्र की वजह से होता है कि वहाँ चीज़ें जल्दी से बदलती नहीं है, ये उसकी क्वालिटी है उस केंद्र की। सुषुप्ति केंद्र की ये क्वालिटी है कि वहाँ जो कुछ भी जाता है सब सोया सोया सा रहता है। इसी कई वजह से उसका नाम सुषुप्ति है। अच्छा। हाँ, वहाँ सब चीज़ें बीज रूप में रहती हैं, वहाँ सब रहती हैं, जब चाहिए जब ही पेड़ बन जाता है उसका। जैसे बीज रूप में ड्राइविंग वहाँ पड़ी है। एक्टिव फॉर्म में हुआ। हाँ, जैसे ही आप ड्राइविंग में बैठते हैं वो सारा उसका पेड़ बन के खड़ा हो जाता है, आपके जागृत बॉडी में पूरा आ जाता है। अच्छा, समझ रहे हैं इस बात को? हाँ, तो सुषुप्ति केंद्र इतना महत्वपूर्ण केंद्र है, लेकिन फिर भी वो प्रमुख नहीं है। प्रमुख ये जागृति वाला केंद्र है। हाँ, क्योंकि हमें चाहिए सब यहाँ, ये केंद्र भी हमें यहीं चाहिए, है तो वहाँ पर, मगर इसकी एक्टिवेशन हमें यहाँ चाहिए। जैसे सिम की एक्टिवेशन होती तो अंबानी के ऑफिस से है, मगर हमें चाहिए होती है अपने मोबाइल में। तो सिम की जो एक्टिवेशन है वो आप समझ लो वो सुषुप्ति केंद्र है उनके वहाँ ऐसे बदल नहीं जाएगा। वो जब कभी बहुत बदलने की ज़रूरत पड़ेगी तब वहाँ बदलेंगे, नहीं तो वहाँ पे मामला जो भी है निश्चित है, चल रहा है वहाँ पे। यहाँ पे आप बदलते रहो, कभी उसका कुछ नाम लिखो, कभी कुछ कर लो, कभी ऐसे यहाँ बदलते रहो। तो यहाँ जागृत में आप बदलते रह सकते हो, तो उसको हम यहाँ नहीं रख सकते। तो इसीलिए जो केंद्र है हमारे इसका या हमारे अहम का, वो केंद्र होता है सुषुप्ति। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बीज रूप में होती हैं, या आप बोलो कि सार रूप में रहती हैं, और इनमें जल्दी से बदलाव नहीं होता। ये इसका गुण उसी सुषुप्ति केंद्र की वजह से रहता है कि वहाँ सारे ही परिवर्तन बहुत स्लो होते हैं। इसीलिए आपको जब भी कोई चीज़ को अभ्यास करना पड़ता है तो वो समय लेता है दक्ष होने में, और एक बार आप दक्ष हो गए तो अब बार बार उसमें दक्ष होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वाह यस। अगर वो ना होता तो अब मेमोरी वहाँ होती है, अगर वो ना होता तो यहाँ तो मेमोरी बहुत तेज़ी से बदल गई होती। अगर मेमोरी का स्थान जागृति में रख देते तो यहाँ तो आप भूल जाते, घर से बाहर निकल गए, पता चला है घर किधर है, बीबी कौन है मेरी, बीबी कोई होती भी है कि नहीं, मतलब फिर कुछ भी याद नहीं होता। हाँ, तो हमें एक ऐसा स्थिर केंद्र चाहिए कि जहाँ बदलाव बहुत जल्दी से ना हो जाए, जहाँ एक स्टडी हो, एक स्टडी, वो स्टडी वाली नहीं, मतलब हाँ, एक वहाँ पे ठहराव हो। इसीलिए किसी आदमी को कोई भी कैरेक्टर होता है तो वो यूं ही नहीं बदल जाता रातों रात। हाँ, उसी केंद्र की वजह से। तो आपका जितना व्यक्तित्व है वो सारा का सारा वहाँ स्टोर होता है। इसीलिए आपकी एक पहचान बनी रह पाती है समाज में। उसी वजह से हमें वही बार बार करने की इच्छाएं होती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, उन्हीं को हम रिपीटेडली करते हैं। एक फ्रेम होता है हमारा, वो फ्रेम भी सारा वही रहता है, वो यूं ही नहीं बदल जाता। वो बदलेगा भी तो बहुत स्लो प्रोसेस में बदलता है। तो ये जो सुषुप्ति केंद्र है ये इतना ज़्यादा स्लो होता है, उसकी प्रक्रियाएं।
और उसी की ज़रूरत है हमें वहाँ पर। अगर वो नहीं होगा तो ये जो कंप्लीट जीवन है ये उस पर स्टेबल नहीं हो पाएगा। स्टेबिलिटी उसी वजह से मिलती है। सुसुप्ति में तमस होता है, तमस होने के कारण ही वो इतनी सारी चीज़ों को इतने लंबे समय तक स्टोर करके रख पाती है। तो जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना तमस तो बड़ी बेकार चीज़ है, हाँ। उसी वजह से विश्राम में जा पाते हैं। अगर सुसुप्ति केंद्र ना होता तो आप विश्राम में कभी नहीं जा पाते, आप गति में रहते, फिर आगति में कभी नहीं हो पाते। तो आपको अगति में होने के लिए वही केंद्र आपको वो स्पेस देता है, विश्राम। और विश्राम नहीं होता तो आप लगातार गति में रहते तो पतंगे की तरह 2 दिन की ज़िंदगी होती है, मुश्किल से 2-3 दिन में सफा हो जाते। पैदा हुए 2-3 दिन रहे, क्योंकि मशीनरी रुकेगी नहीं 2-3 दिन तक, ऐसे फड़फड़ाती रहेगी कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे, और जो शरीर है उसकी ऊर्जा और वो सब चुक जाएगा, इसे विश्राम मिलेगा नहीं और हरे हरे हो जाएगी, माने चलते बनोगे यहाँ से। तो ये इसीलिए हो पाता है कि हम थक जाते हैं, हम फिर विश्राम करते हैं, फिर फ्रेश हो जाते हैं, फिर करते हैं, फिर ऐसे करके हमारी ये एक लंबा जीवन जो है ऐसा हम लोग कर पाते हैं उस वजह से। तो इसमें भी सुसुप्ति केंद्र का ही रोल है। तो समझ रहे हैं, हर केंद्र का अपना एक रोल है, लेकिन वो सारे रोल हमें चाहिए यहाँ होते हैं, वो उनका रोल ज़रूर है। और उनको रखा वहाँ इसलिए है, चेतना के उतने कम लेवल पे रखा है इसीलिए कि हमें उतने ही कम लेवल पर वो चाहिए, उसको यहाँ ज़्यादा लेवल पर हम रख नहीं सकते। यहाँ रखेंगे तो वो यहाँ इतनी तेज़ी से बदलाव होगा कि हाँ, सुबह से शाम तक आपके 25 रोल हो जाएंगे, है ना। ये इन तीनों केंद्रों की ऐसी ऐसी करके महिमा है। अच्छा, चौथा जो केंद्र है वो इन सबके अभाव का केंद्र है, तुरिया जी। उसका कोई बहुत रोल नहीं है हमारे जीवन में, उसका रोल केवल तभी पड़ता है जब हम एक्सट्रीमली थक जाते हैं। एक्सट्रीमली मतलब एक लिमिट से ज़्यादा थक जाते हैं। कोई ऐसा काम आ पड़ा कि हमें ज़्यादा काम करना पड़ गया, डेली इतना करते नहीं, उतनी हमारी क्षमता में है नहीं है, पर करना पड़ जाता है कोई कारण से, तो फिर हम उसमें जाते हैं। उसका और एज सच उसका कोई उपयोग नहीं है किसी तरह का। उपयोग इन्हीं 3 स्तरों का, इन्हीं 3 अवस्थाओं का है। तो ये 3 अवस्था होने में है और वो एक अवस्था नहीं होने की है, वहाँ आपके होने का भी अभाव हो जाता है। तो चूंकि वो इस सब के अभाव की अवस्था है, इसलिए उसके बारे में कोई बहुत बताने जैसा कुछ है नहीं, इससे ज़्यादा कि ये अब तक जितना वर्णन किया गया इसमें से ऐसा वहाँ कुछ नहीं होता, बस इससे ज़्यादा वहाँ कुछ। इसीलिए उस अवस्था का नाम है अवर्णनीय अवस्था। जब कुछ है ही नहीं तो वर्णन क्या करोगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ है और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये जो सब बताते हैं, वो जो ओशो भी रहे और बीच में जितने भी सारे आध्यात्मिक गुरु रहे, वो जो बोलते हैं कि ये अवर्णनीय है, ये वर्णातीत है, ये अनुभवातीत है, और ये भी बोल रहे हैं कि मैं वहाँ पे, ये अद्वैत है। हाँ, मैं वहाँ पे जाके आया लेकिन वहाँ पे मैं नहीं डालोगे कोई तो हो रहा। आप बोलते हैं कि शरीर यहाँ पे है लेकिन मैं ऊपर घूम रहा हूँ। हाँ हाँ, नहीं ये तो स्वप्नावस्था होगी, ये तुरिया अवस्था नहीं है। तुरिया में ये बोलते हैं कि मैं भी वहाँ पे, इसका तो वर्णन कर दिया ना उन्होंने। मैं वहाँ गया था तो उसने बताया था नहीं, हाँ मतलब इसका वर्णन तो कर दिया ना उन्होंने भाई, ये कर ही दिया, इसका तो वर्णन हो गया ना उनका। लेकिन तुरिया ऐसी अवस्था है जिसका वर्णन आप नहीं कर सकते, क्योंकि भाई साहब वर्णन करने के लिए कुछ होना तो चाहिए पहले। अनुभव तो होना चाहिए। हाँ, जब वहाँ अनुभव ही नहीं होता
जो अनुभव करने वाला है वही नहीं होता, उसी का लोप हो जाता है। वो ये भी बता रहे हैं ना, हाँ। ये वर्णन नहीं कर सकते, ये अनुभव का विषय है। हाँ, अभी क्या अनुभव करता है वो जो वर्णन नहीं करता? नहीं, एक्चुअल में वो अनुभव ही नहीं होता है। क्या अनुभव कर रहा है? ये हाँ। हम वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, क्या क्या तो अभी इस पे सवाल आएंगे, अभी इसको सुन लो, जागृति अभी पहले सुन लो, अभी क्वेश्चन आंसर सेशन आएगा। हाँ, इन चीज़ों को समझोगे अगर, ये सब इसलिए समझाई जा रही हैं, एक तो ये आपके जीवन में भी काम आएंगे दैनंदिन, प्लस जब आप इसका अनुभव करने जाओगे तो ये जो सारी मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ, जिसका अनुभव आपको है ही ऑलरेडी, मैं खाली उनको अलाइनमेंट दे रहा हूँ, एक आपके दिमाग में उन्हें फ्रेश कर रहा हूँ, ताज़ा कर रहा हूँ, कि आप उन्हें एक सीक्वेंस में लगा लें कि इसका ऐसा मतलब होता है, इसका ऐसा मतलब होता है, नहीं तो आपको भी वो उतने सारे प्रयोग करके इस बात को जानना पड़ेगा नहीं, वो जो मैंने किए हैं। वो क्या बोलना चाहते हैं कि ये तो मैं उनको ऐसे ही तो पकड़ता हूँ क्योंकि अगर किसी चीज़ का अनुभव होगा तब तो वर्णन कर दोगे ना। जैसे आप अब तक जितने भी वर्णन करते हो तो जिसका अनुभव करते हो उसी का करते हो ना। क्या आप कोई ऐसी चीज़ का वर्णन कर सकते हो जिसका आपको अनुभव नहीं है? हाँ, तो फिर ऐसी ही चीज़ अवर्णातीत होती है। हाँ, कि जिसका अनुभव भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर अनुभव हुआ तब तो बता दोगे ना, क्योंकि भाषा इस प्रकार की है, कोई भी भाषा उठा लो, खराब से खराब उठा लो, बढ़िया से बढ़िया उठा लो, हर एक भाषा सक्षम होती है आपके कोई भी अनुभव को बताने के लिए। हाँ, ये हो सकता है सामने वाला ना पकड़े ना समझे, वो एक अलग बात है, आप बता सकते हो अगर आपको अनुभव है तो। अनुभव नहीं है तो फिर कैसे बताओगे? अब कोई अवस्था ही ऐसी है कि वहाँ जो अनुभव करने वाला है उसी का लोप हो जाता है क्योंकि सुसुप्ति अवस्था में अनुभव नहीं होते लेकिन खुद रहता है, तो उसे अपना अनुभव होता है बस। अब वो बता इसलिए नहीं पाता क्योंकि वो बहुत कम लेवल है, और एक तो सोया हुआ गया होता है। अगर आप साधना से जागे हुए जाओगे तो ये अनुभव आपको हो जाएगा कि बस वहाँ मुझे मेरा ही अनुभव होता है, ओनली जस्ट आई एम, इसके अलावा कोई अनुभव नहीं होता वहाँ। तो जैसे ये होता है तो बता दिया ना, मैंने बता दिया कि नहीं बता दिया कि अपने होने का अनुभव होता है। और वहाँ से जब आप बाहर आओगे तो वो अनुभव यहाँ भी हो रहा है, मगर यहाँ अभी और 50 अनुभव हो रहे हैं, तो आपको यहाँ वो समझ में नहीं आता कि कौन से वाले की बात कर रहे हो, है ना, क्योंकि यहाँ तो 50 अनुभव और भी हो रहे हैं कि अभी बैठे बैठे चूतड़ पे दबाव आ गया है तो दर्द हो रहा है, ये अनुभव भी हो रहा है। नहीं, आपसे बात कर रहा हूँ, ये अनुभव भी हो रहा है। मैं आपको जो बता रहा हूँ आप क्या सोच रहे होगे इस बारे में, ये भी कल्पना अंदर चल रही है या अनुमान चल रहा है। आपकी शकल सूरत देख के मैं ये भी समझता जा रहा हूँ कि मेरी बात समझ भी रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, आपके एक्सप्रेशंस मैं मतलब बहुत सारे यहाँ पे अनुभव हो रहे हैं जिनका बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अंदर से ये सब कैलकुलेशन चलती रहती है क्योंकि मैंने इसका अभ्यास हो रखा है, आपको भी हो रखा है, जिन चीज़ों में आप हैं तो उसमें ये अपने आप चलती रहती है। सामने वाला आदमी कोई भी आपसे मांगने आया, उधार मांगने आया, तो अंदर सब चलता रहता है, वापस देगा नहीं देगा, दे पाएगा नहीं दे पाएगा, इसकी आर्थिक स्थिति क्या है नहीं है, उसने तो ऐसा बोला था यार, इसकी तो नौकरी चली गई है, ये सब अंदर अंदर सब चलता रहता है। वहाँ बताते नहीं हो, चलता रहता है। हाँ, अगर फिर भी निर्णय नहीं आया तो उसको बोलते हो यार कुछ 10-20 मिनट दो जरा, मैं थोड़ा हिसाब किताब लगा लूँ। तो वो हिसाब किताब और कुछ नहीं होता, वो हिसाब किताब यही होता है। तो वो लगा के फिर बता देता है, अगर उसको लगता है कि वापस आ जाएंगे तो दे देता है, या उसको लगता है कि नहीं दे दूँ, मुझे भी कभी ज़रूरत पड़ सकती है तो दे देता है, और उसे लगता है नहीं ये तो दे देगा, ये बोलता है तो करते, तो फिर आप आसानी से दे दोगे। एक बार को नहीं भी होंगे तो पड़ोसी से ला के दे दोगे, ठीक, मिल जाएंगे, पक्का ही है। तो इस तरह की अंदर सारी कैलकुलेशन, इसलिए हम उस एक अनुभव को बहुत आइसोलेट करके देख नहीं पाते हैं, लेकिन चूंकि वहाँ वो एकमात्र वही अनुभव रहता है तो बहुत ज़ोरों से होता है, क्योंकि अब एक ही अनुभव है ना। जैसे यहाँ किसी एक ही चीज़ पर फोकस हो जाओ तो उसी का पता चलेगा, बाकी का तो नहीं पता चलता, तो वो ज़ोर से अनुभव होता है। किसी रंग को बहुत गहरे से देखने लगो जोर लगा के, तो वो रंग नॉर्मली जैसा दिखता है उससे ज़्यादा गहरा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आप उसको फोकस हो रहे हो, उसको विशेष रूप से देख रहे हो। पहले सामान्य रूप से देख रहे थे, तो सामान्य रूप से देखोगे सामान्य अनुभव होगा, विशेष रूप से देखोगे विशेष अनुभव होगा। उसके वहाँ क्या कोई काला स्पॉट है क्या, वो भी नज़र आ जाएगा अगर विशेष रूप से देखोगे। सामान्य रूप से देखोगे तो वो नज़र, कई सारी डिटेल नज़र नहीं आएगी, है ना, इस तरह से होता है।
तो अब वहाँ पे ये एक ही अनुभव बचता है कि मैं हूँ होने का, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मेमोरी कोई काम नहीं करी, ये भी नहीं पता चलता मैं कौन हूँ, बस मैं हूँ इतना अनुभव होता है सुसुप्ति में। तुरिया में अब ये जो अनुभव करने वाला है यही सो जाता है, मतलब पूरा जड़मूल से सो जाता है। तो वो एक तरह से जड़ अवस्था है क्या? हाँ, पूरी कंप्लीट जड़ अवस्था है वो। जैसे जैसे अभी हम कोई विचार धारण करते हैं, हाँ। कोई आइडिया या कुछ चल रहा है तो हम धारण कर रहे हैं, तो वो अंदर जाके फिर जड़ता पकड़ ही लेता है, नहीं स्टोर होता है ना। हाँ, वो तो सुसुप्ति में जाके अपना स्थान ग्रहण करता है, जरूरत होती है तो जगह पकड़ता है, हमारे लिए आगे काम आता है। मतलब जो चेतन के अलावा जो चीजें हैं, इंफॉर्मेशन वगैरह, वो सुसुप्ति में वो सब जड़ हो जाता है। हाँ, वो सुसुप्ति में एक उतना जड़ चेतन है वो ठहरा है वहाँ पे, हाँ, जागृत अवस्था में, मतलब जागता है वो, और उसके बाद की अवस्था में ये चेतन भी जड़ हो जाता है। हाँ, जो अनुभव करने वाला है ये भी पूरी तरह जीरो हो जाता है, जो 5% बताया था अब जीरो हो जाता है, लाइट ही चली गई। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे एनेस्थीसिया, हाँ, वही हो जाता है, एनेस्थीसिया बोलो या कोमा वाली स्थिति बोलो, ऐसे, हाँ, बेहोश पूरी तरह से, वो तुरीय अवस्था है। वहाँ ना आपको समय का भान होता, ना कोई अनुभव होता, ना कुछ। अब बाहर आके क्या बताओगे? एक आदमी को आपने एनेस्थीसिया दे दिया, अब वो 10 घंटे बेहोश रहा, अब उसको पूछो कि क्या हुआ, क्या बताएगा? तो अवर्णातीत हो गया ना, क्योंकि कोई अनुभव ही नहीं हुआ तो अवर्णातीत रहेगा। तो वर्णन कैसे करेगा? अवर्णनतीत का मतलब क्या होता है कि वर्णन करने योग्य ही कुछ नहीं है, अगर कुछ हो तब तो वर्णन करूँगा। यही मांडुक्य उपनिषद में जब तुरीय के बारे में बताया गया है तो यही सब लिखा हुआ है उसमें छोटे रूप में, तब आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ पे ही साफ साफ लिखा हुआ है। ये जिसकी बात करें, ये कह रहे हैं कि नहीं, अनुभव तो होता है मगर बताया नहीं जा सकता ना, इसलिए पकड़े जाते हैं। हाँ, चलता नहीं है। हाँ। मतलब वो ये 3 अवस्था के बाहर है। यस यस। अब अभी जैसे जग्गी वासुदेव जी वो क्या बोलते हैं? बोलते हैं मैं बता तो सकता हूँ, समझेगा। हाँ, लेकिन वो आपके लिए कहानी होगी, उनके यही वर्णिंग रहते हैं, इसलिए वो अपने अनुभव ध्यान के वो कभी बताते नहीं हैं, मतलब अनुभव सीधे वाले। वो कहते हैं कि मैं बता दूंगा तो आपको ये कहानी हो जाएगी और आप इसका वो कर लोगे, इमेजिनेशन कर लोगे, और वो आपको इमेजिनेशन वाली बातें हो जाएंगी। ये नहीं, अरे तुम सुबह से शाम तक इतनी सारी चीज़ें बोलते हो, उसका भी तो करेगा इमेजिनेशन। हाँ हाँ, यस। और अकेले तुम ही तो नहीं बोल रहे हो, वहाँ 10 महारथी और हैं हिंदुस्तान में, वो वहाँ से उठा लेंगे। बढ़िया मजाक। हाँ, तो अब वो ऐसा बोलने से क्यों बचते हैं? क्योंकि थोड़े चतुर आदमी हैं, उन्हें पता है कि कुछ बोलूँगा तो सवाल उठेंगे तो मामला ख़राब हो जाएगा, इसलिए सीधा सा बोल दो कि नो क्वेश्चन। हाँ, टॉपिक ही चाहिए। इसमें खुद समाधि में जाओ, खुद समझो। हाँ, कि खुद समाधि में जाओ, खुद समझो। सर, इसमें क्वेश्चन ये निकलता है कि जब वो जागे हुए तो जा ही रहे हैं सुषुप्तावस्था में, सुषुप्तावस्था में उनको कुछ नहीं मिला? नहीं, अभी तो उनको जागृत अवस्था में भी दंड धान्य से ज़्यादा अलावा कुछ नहीं मिल रहा ना। सुषुप्तावस्था में जो गए, हाँ, सुषुप्तावस्था का तो वर्णन कर सकते हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि वो तो अपनी जागृति का भी वर्णन नहीं करेंगे ना, नहीं तो आप इमेजिनेशन कर लोगे। वो तो कोई वर्णन ही नहीं करना चाहते, इनडायरेक्टली क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। कुछ आप ऐसे जनरल पूछ लो तो उनसे व्यक्तिगत पूछोगे तो उनका यही आंसर होता है एकमात्र, बस बताया नहीं जा सकता। हाँ, नहीं, वो ये नहीं कहते कि बताया नहीं जा सकता, वो कहते हैं कि बता सकता हूँ लेकिन आपको नुकसान हो जाएगा, आप उसकी इमेजिनेशन कर लोगे, कोई मतलब नहीं है, आपके लिए वो कहानी होगी, आपके लिए वास्तविकता नहीं होगी। ये ज्यादातर ये गुरुओं का ये चक्कर रहता है, जो चीजों का इनके पास जवाब नहीं होता ना, ये बोलते हैं कि ये अनुभव की चीज है। हाँ बताने वाली चीज, हाँ, यस, वही, यस। तो अब हाँ, ये जो है इतना हमको इतना इस चेतना को लाने में, जो आज ये हमें मिल रहा है, इस चेतना को लाने में इतना समय क्यों लग गया? प्रकृति की बात करें, अच्छा, उसकी बात करें। यस, एक्चुअली क्या रहता है कि ये चीज़ें क्रम से होती हैं। जैसे एक कोशिका से बहुकोशिका ऐसे एकदम से नहीं हो जाता, उसका एक प्रोसेस होता है ना, चीज़ें। जैसे हमारे अंदर भी हम एकदम से सारी चीज़ों के ज्ञानी नहीं हो जाते,
धीरे धीरे करके एक एक करके पहले एक चीज़ के हुए, दो चीज़ के हुए, ऐसे ऐसे करके होते हैं। तो इस चीज़ का प्रोसेस रहता है। तो इस सृष्टि में भी हर चीज़ का प्रोसेस है। यहाँ कोई मैजिक नहीं है या जादू नहीं है कि यूँ किया और ऐसे हो गया। यहाँ हर चीज़ का प्रोसेस होता है। जैसे आप जादू भी बोलते हो, एक्चुअल में वो भी एक प्रोसेस ही है, खाली पता नहीं है इसलिए जादू बोल देते हैं। तो जब भी जड़ता से चेतनता की यात्रा होगी तो एकदम से नहीं हो जाएगी। तो पहले थोड़ा सा चेतन, माने पहले जड़ में वृक्ष वनस्पति निकलेगी। अब वो ज़रूरी भी है, पहले से आदमी निकाल दिया तो खाएगा भी है क्या? मतलब अगर ऐसा प्रोसेस भी कर दिया वो तो वैसे मर जाएगा। तो यहाँ पे क्रम से होता है। तो पहले वृक्ष वनस्पति पैदा होते हैं, मतलब पहले ऐसे शैवाल पैदा होगा, ऐसे 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 होते हुए ये, उसके बाद में फिर वो पशु पक्षी में डेवलपमेंट होता है उन्हीं में से, फिर जाके ऐसे मनुष्य तक यात्रा पहुंचती है। ये पूरा म्यूटेशन और ये सब होते होते। तो जैसे जैसे ये कॉम्बिनेशन बनते हैं तो हर कॉम्बिनेशन का अपना जो है इसको ऐसे करके समझिए। आज नहीं तो कल विज्ञान बताएगा, इस बात को बोलेगा। जैसे जैसे म्यूटेशन होते जाते हैं वैसे वैसे जागृति का लेवल भी बढ़ता जाता है। आप देखोगे एक कोशिकीय जीव की जागृति का जो लेवल है और बहुकोशिकीय जीव की जागृति के लेवल में बहुत फर्क मिलेगा आपको। कई एक्टिविटी ज़्यादा मिलेंगी जो वहाँ नहीं है, यहाँ मिलेंगी। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना। ये वो इसी आधार पे हो पाता है कि क्योंकि क्रम से है, स्टेप से है। पहला स्टेप आएगा, फिर दूसरा आएगा, ऐसे करके एकदम 100 नहीं आ जाएगा, ऐसे 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 होता आता है। तो इसी के आधार पे जागृति भी बढ़ती चली जाती है। रंजीत जी, हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि जागरूक अवस्था को परफेक्ट बनाने के लिए जो टूल्स है वो इतने अच्छे से डेवलप, हाँ, यस अवस्था का भी हम इसमें यूज करते हैं। यस, बिल्कुल। तो ये ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे होता जाता है। अब मनुष्य तो बन गए, है ना, वो वाला तो प्रक्रिया पूरी हो गई। अब मनुष्य के अंदर ये चेतना का डेवलपमेंट होता है कि ठीक है, शरीर का तो यहाँ तक होके आ गया। अब इसके अंदर भी कि शरीर तो यही रहेगा मगर शरीर की गुणवत्ता बदलेगी। इसलिए आप थोड़े से पुराने शुरुआत के आदमी को देखोगे तो वो बड़ा जंगली जैसा लगता है। उसका स्केलेटन देखोगे तो ऐसे थूत बाहर निकली हो। 100 साल 200 साल पहले का, हाँ, आदि मानव की बात करो तो उसकी थूत जो है वो ऐसे करके निकली होगी, ऐसे ये वाला हिस्सा ऐसे बाहर निकला रहता है। हाँ, जैसे अभी थोड़ा बहुत देखेंगे तो जो आपको ये साउथ अफ्रीका में थोड़ी बहुत झलक मिल जाएगी, अभी भी उतनी ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल में मिलती है। हाँ, उनमें भी मिलती है। तो उनका ये वाला हिस्सा ना, ये वाला हिस्सा बाहर रहता है ऐसे करके। तो ये धीरे धीरे डेवलप होके ये अंदर होता जाता है, क्योंकि वो मांस वगैरह खाते हैं तो जबड़ा बड़ा चाहिए तो ऐसा करके चाहिए, ज़्यादा दांत चाहिए तो ऐसे होते जाते हैं। फिर ये धीरे धीरे ये छोटा होता जाता है, दांत भी छोटे होते जाते हैं। एक समय पे आते हैं कि पहले अक्ल दाढ़ वगैरह जिसको ये लोग बोलते थे वो बहुत आती थी, अभी नहीं आती। अभी वो आनी बंद हो गई। किसी की आती भी है तो टेढ़ी निकल आती। मेरी टेढ़ी निकली हुई है तो मुझे अभी निकलवानी पड़ रही क्योंकि वो बगल वाले दांत को हिट कर रही है। ऐसे की जगह ऐसे आ गई है, पैदा हो गई। हाँ, क्योंकि उतनी जगह नहीं है यहाँ पे, अब ये इतना दब चुका। और अभी भी हमारे बॉडी में अपेंडिक्स जैसी, हाँ, वो उस तरह की चीज़ें। यस। तो इससे जो हमारे जो कॉन्शियस का लेवल होता है उस कॉन्शियस पर हम जीते हैं। जब जीते हैं तो उससे हमारा जो फिजिक है इस पर फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे खाने पे भी उससे असर पड़ेगा। हम खाना कुछ और खाएंगे, वैसी बातें करेंगे, वैसा ज्ञान करेंगे। इससे हम में जेनेटिक चेंज आते हैं बहुत धीरे धीरे। इससे जेनेटिक चेंज होते होते ये सुंदरता की तरफ बढ़ने लगता है, मतलब अपनी पूर्णता की तरफ जाने लगता है। अच्छे से सौम्य चेहरे होने लगेंगे, थोड़ा ऐसे होने लगेंगे, थोड़ा वैसे होने लगेंगे। अभी इतने सारे बच्चे जिम और वो सब कर रहे हैं। अब जब ये करते करते 50 साल 100 साल हो जाएंगे, उसके बाद में आप देखेंगे कि बच्चा पैदाइशी थोड़ा जिम जैसा पैदा होने लगेगा। हाँ, उसकी मसल थोड़ी सी उसको बाई बर्थ मिलने लग जाएंगी, उतनी स्ट्रॉन्ग। इसको आप देखेंगे धीरे धीरे। अभी वो एरा हम देख रहे हैं, जैसे आज से जैसे आपके वक्त या फिर 100 साल पहले, हाँ, तो 6-7 साल में उसका दिमागी डेवलपमेंट होता था। हाँ, होता था। 2-2.5-3 साल में हो रहा है। हाँ, अभी बहुत जल्दी हो जा रहा है। बिकॉज के बीच में जो पिछले
पिछली 2 सदियाँ चली, अब 200 साल चले, उसमें ऐसा देखा गया कि वैज्ञानिक तौर से डेवलपमेंट ज़्यादा बढ़ा, हाँ ज़्यादा हो रही है, चिंतन भी ज़्यादा यस। बढ़ा, तो जेनेटिक चेंज भी आता है, उसी हिसाब से कॉन्शियस का लेवल भी बढ़ता है, क्योंकि ये उसी कम्बिनेशन का ही वो है। मतलब कोमलता भी बढ़ेगी, जैसे बचपना होता है उसके अंदर एक कोमलता। हाँ कोमलता, हाँ मतलब जो सारे ऊंची चीज़ें हैं जीवन की वो आनी शुरू हो जाएंगी। जो थोड़ी कुरूपता थी या नेगेटिविटी थी वो अपने आप जाने लगेगी, कम होने लगेगी, ख़त्म होने लगेगी धीरे धीरे। ऐसे जेनेटिक चेंज होते हैं। ये म्यूटेशन हो रहा है, हाँ ये किस कारण से हो रहा है? इसका भी कोई इच्छा है ना, क्योंकि हम उतना सुख चाहते हैं। नहीं, जो इच्छा है नहीं, बस मूल में उतनी इच्छा है, इसके और उधर कुछ नहीं है। ये नहीं है कि मतलब जो हमारी जो भाषाओं का जो आदान प्रदान है और ज़्यादा विस्तार होगा, भौतिक विस्तार होगा, या शिक्षा से पूरे अंतःकरण विकसित होगा, जैसी जितनी होगी। क्योंकि राजाओं के समय पे तो हम जानते हैं कि शिक्षा थी नहीं, उनको राष्ट्रीय व्यवस्थाओं से शिक्षा मिली है, और उसका हम रिजल्ट देख रहे हैं कि 1970-80 की बात है, हमारा अंतःकरण इतना विकसित हुआ कि हमें 40 वर्षों में लगभग सारी खोजें कर डाली रोबोटिक रूप तक। उनके जनरेशन पे हम हाँ वही तो बता रहा हूँ, तो उन्होंने की हैं। तो अब ये जो नए बच्चे हैं उनको तो ये जल्दी मिल जाता है ना, तो ज्ञान के रूप से भी मैंने शिक्षा वो भी एक तरीका है। तो उससे भी जो बच्चा जो चीज़ सीखेगा तो उसकी जो साइकी है उसमें फ़र्क पड़ता है ना, साइकी में फ़र्क पड़ता है तो उससे उसका म्यूटेशन होगा, उस साइकी में वो जिएगा उतने साल नहीं। तो ये चीज़ें बाय बर्थ आने लगती हैं, मतलब उनके जो बच्चे होते हैं उनमें वो फिर जेनेटिक्स के रूप में, जैसे बहुत सारे रोग चले आते हैं जेनेटिक्स के रूप में चले आते हैं कि नहीं। माता पिता को कोई रोग है, मतलब ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चीज़ें ही जाती हैं म्यूटेशन में, कई बार नेगेटिव चीज़ें भी जाती हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिविटी ज़्यादा जाती है। ऐसा नेचर में ऐसी सेटिंग है, गलती से हाँ नेगेटिव भी जाती है, क्योंकि प्रोसेस वही है। ये जो डीएनए रीजनरेशन वाला प्रोसेस चलता है, हाँ वो प्रोसेस एग्जैक्टली कौन सी अवस्था में घटित है? सुसुप्ति में। सुसुप्ति, हाँ। जहाँ पे ये डेटा ऑलरेडी स्टोर होता है, वो धीरे धीरे करके उसमें घुलने लगता है। हाँ घुलने लगता है, और फिर ये डीएनए फिर से यस माने सुसुप्ति के लेवल पर जो चेंज होंगे वो आप समझो कि वो जेनेटिक में जा रहे हैं आपके। ये जो चारों अवस्था है, अब ये एनेस्थेशिया वाली जो अवस्था है वो एग्जैक्टली कौन सी अवस्था है? तुरिया ही है। तुरिया ही है। तो फिर इसके बीच में एक वो प्रोसेस अभी चलती है, जैसे मान लो उसको कुछ दे दिया और वो इतनी मात्रा में देते हैं कि उसकी चेतना थोड़ी रहती है, मतलब जो क्वेश्चन पूछते हैं ना ये सीआईडी वाले और ये सब जो प्रोसेस करते हैं, समझ गया। एक व्यक्ति को क्वेश्चन पूछते हैं और वो उसका जवाब देता है। ये तो स्वप्नावस्था तक का देते हैं बस। नहीं लेकिन उसको कम से कम 70% कम कर देते हैं चेतना को, तो 30% में उसे ये अकल नहीं बचती कि मुझे कुछ चीज़ छुपानी है, इसलिए स्वप्न के तल पे हम कुछ छुपाते नहीं, तो वहाँ पे एक धारा प्रवाह में सब चलता है। नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्वप्नावस्था में वो खुद से जो जनरेट करता है डेटा, इसकी बजाय अगर बाहर से भी कोई उसको ऑपरेट करे तो वो ऑपरेट हो जाता है। हाँ, नहीं बाहर से तो सवाल पूछ रहा है ना, तो अब मेमोरी में जो होगा वही आएगा। अच्छा, मतलब वहाँ पे हाँ जो मतलब हाँ, डेटा पड़ा है वो निकलता है। हाँ, चूँकि अगर सुसुप्ति के लेवल का दे दिया तो वो कुछ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि सुनेगा ही नहीं। सुसुप्ति में मेमोरी काम नहीं करती। बिल्कुल, तो उसमें मेमोरी तो बिल्कुल। हाँ, तो उसमें से कुछ आएगा ही नहीं निकल के, तो वो बोलेगा नहीं। मतलब ये है सुसुप्ति अवस्था लेकिन काफी लो में, स्वप्न अवस्था में है। हाँ मतलब है स्वप्न लेकिन काफी लो में है। हाँ तो काफ़ी तो लो हो ही जाते ना। अभी जागृति को 70% आप कम करोगे तब स्वप्न अवस्था आप। तो फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने वो साइको अरे नहीं तंद्रा अवस्था में नहीं। अरे नहीं हासिल जो करता है मेमोरी को तो दोबारा न पड़ेगा। नहीं, वो तो स्वप्न में भी मेमोरी खुली ही रहती है, तभी तो स्वप्न आता है। नहीं तो ये जो है ये जो कुछ लोग हैं वो मशीन को भी धोखा दे रहे थे, मतलब अभी नहीं, वो तो अभ्यास करके वो एक अलग बात है। नहीं तो वो अभ्यास तो में अंदर मेमोरी डालते होंगे ना, बार बार रिपीट कर करके। और हाँ, अब जैसे मुझे अगर वो स्वप्न तल की बात पूछें है ना, तो मैं उनको चीट कर जाऊंगा, मतलब मुझे जो नहीं बताना होगा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं वहाँ जगह हुआ रहूँगा। नहीं, वो लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने एक दो चीजें उसके बाद वो ऐसी
चप्पल पहनेंगे जिसमें हैं? हील जैसा होगा, तो हाँ, वो क्योंकि मेरा अभ्यास है ना ऐसा। बता बता। रणजीत जी, अरे भाई एक मिनट, ये ये- बारे में देखा होगा वेब सीरीज में। हाँ। उसमें ऐसा है कि वो चप्पल के अंदर कुछ ऐसे हील लगा देंगे, अच्छा। या कुछ ऐसा लगा देंगे जो उनका बॉडी को पूरा ऐसे पूरे स्वप्न से आगे थोड़ा जाने नहीं देगा। हाँ, तो कुछ ना कुछ करते होंगे, उनका कोई मैकेनिज्म होगा, वो मुझे नहीं मालूम कि क्या दवाई और क्या करते हैं, लेकिन वो ये घटना स्वप्न के तल की है। जागृति अवस्था से तुरीय अवस्था में जाने का जो स्थिति है और कोमा का स्थिति एक ही स्थिति है। कहाँ से? जो एनेस्थेसिया वाला या कोमा में जो जाते हैं लोग, नहीं, एनेस्थीसिया तो फिजिकल रूप से इनेक्ट करता है ना आपकी बॉडी को। अच्छा, हाँ, लेकिन जब आप ध्यान में जाते हैं तो फिजिकल रूप से इनेक्ट नहीं होते, वहाँ पे जिस परिस्थिति में स्वाभाविक रूप से इनेक्ट होते हैं उसका इस्तेमाल करते हुए जाते हैं स्वाभाविक रूप से। अच्छा, तो उसमें अगर चाहे तो वापस नहीं भी आ सकते हैं ऐसा किसमें? तुरीय से जागृति नहीं, अवस्था आना पड़ेगा, वहाँ पे नहीं रुक सकते। अपने आप आएगा कि आना पड़ेगा हमें? अगर आपने अभ्यास कर लिया है तो आप एक पर्टिकुलर समय तक खुद रुक सकते हैं, और नहीं तो आ भी जाते हैं, क्योंकि वो अवस्था रुकने के लिए नहीं है ना, वहाँ पे रुक नहीं सकते उतना। इसलिए बोलते हैं कि समाधि में जाना मतलब उस अवस्था से लोग मर भी सकते हैं ना, मरते भी है नहीं, ऐसा? वो सब झूठ है। अच्छा, ऐसा कुछ हाँ उनको पहले इस तरह का वहाँ कोई सिस्टम इस नहीं। चीज़ को ऐसा करके बोलते हैं ना, कुछ मिराकल ऐसा कुछ है इस शब्द इसमें कि जब तक बॉडी आपकी ठीक है, बॉडी में कोई डैमेज नहीं है तो वापस आ जाएंगे, फिर नहीं रह सकते। अगर बॉडी में कोई डैमेज है तो फिर अलग बात है, वो तो फिर कोमा में जैसा रह जाएंगे आप, कि बॉडी जिंदा है और आप बाहर नहीं आ रहे हैं। अगर कोई डैमेज हो रखा है तो, या आपने साधना प्रक्रिया कोई ऐसी चुनी जिसमें डैमेज हो गया। अभ्यास करके कोई अपने आप को ऐसे हिप्नोटाइज कर सकता है कि वो ऐसा सोच रहा है कि वो स्वप्न से तुरिया की ओर चला गया, और फिर उसका बॉडी खुद ऐसे हिप्नोटाइज हो रहा है कि वो धीरे धीरे काम करना कम कर रहा है और फिर उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसा कुछ हो नहीं, सकता है? ऐसा करके अंदर काम नहीं होता है। ओके। मतलब इस तरह की आप इमेजिन करेंगे तो इमेजिनेस में ही मरेंगे, वास्तव में नहीं मरते। हाँ, नहीं, क्योंकि बॉडी में ऐसा सिस्टम नहीं है। मैंने कुछ ऐसा पढ़ा हुआ था एक जगह पे ठीक है। कि किसी इंसान को वो सांप ने काट लिया था, बट किसी ने ऐसा बोला कि ये जहरीला नहीं है, तो उसको कुछ नहीं हुआ। आफ्टर वाइल 5 और 6 साल बाद उसको ऐसा पता चलता है सडनली कि उसको वो काटा था, वो जहर अभी भी उसके अंदर है और वो जहरीला सांप तो था। डर के मारे होगा ना, हार्ट अटैक हाँ, के but- केस होते हैं ऐसे। हाँ, तो वो दिमाग और वो बॉडी पे भी इफेक्ट हो रहा है। हाँ, तो द थिंग इज दैट कि जैसे हरा पड़ गया उसका बॉडी, तो उसमें उसके दिमाग में भी वो कुछ प्रोसेस हरा पड़ गया, ये शायद किसी ने ज़्यादा बता दिया है। हाँ। हरा नहीं पड़ेगा ऐसे, उसमें उसको हार्ट अटैक हो जाएगा डर की वजह से। हाँ, डर की जहर वजह की से। वजह से नहीं, जहर तो था ही नहीं, तो Okay. कहाँ से आ जाएगा? हार्ट अटैक हो सकता है क्योंकि उसमें डर की काफ़ी अहम हाँ, भूमिका होती है। हाँ, लेकिन ऐसा करके नहीं है कि हाँ, ये तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आध्यात्मिक कि- लोग ऐसे बॉडी नीली पड़ गई, वो फालतू से अपने Okay. तरफ ऐसा कोई प्रयोग और नहीं। दूसरा ये वो लोग जैसे हिप्नोटाइज का वो है, वो क्या करते हैं, किस प्रोसेस में होता है वो? हिप्नोटाइज करते हैं, मतलब अपने आप को उसे स्वीकारने के लिए तैयार करते हैं, या दूसरे को कर रहे हैं तो उसको स्वीकारने के लिए तैयार करते हैं कि वो एक्सेप्ट कर ले। तो बस उसका तो इतना ही एक्सेप्टेंस होता है, जैसे कि आपका मुझ में कोई विश्वास जग जाए तो अब मैं जो बोलूँगा आप तो कर ही लोगे ना, उसको कहाँ मना करोगे, तो ये एक्सेप्टेंस हो गया। तो अभी ये तो स्वाभाविक है, इसे मैं कोई ट्रिक लगा के भी कर सकता हूँ, या कोई दूसरा ट्रिक भी इसमें जोड़ सकता है आपके साथ में कि भाई ठीक है, देखो इससे आपका ऐसा लाभ होगा, ये होगा, वो होगा। भाई आदमी बिजनेस में कितने पैसे लगा देता है कि नहीं लगा देता? तो किसी भरोसे पे लगाता है ना, उसे लगता है कि सामने वाला आदमी बोल रहा है, यार बिंद्रा बोल रहा है तो ठीक ही बोल रहा है। क्या नाम है उसका? विवेक बिंद्रा। अब बोल रहा है तो अब चूँकि अब उसका ऐसा एडवर्टाइजमेंट है, अब वास्तविकता क्या है पता नहीं, तो उसका ऐसा एडवर्टाइजमेंट है कि उसे इस बिजनेस इत्यादि की समझ है, और किस बिजनेस को कैसे सेटल करो, क्या करो, हाँ बड़े वाला। तो अब उसको एक्सेप्ट करके वहाँ चले जाते हैं और उसकी बात मान लेते हैं, और अगर वो उसका सच में एक्सपर्ट भी है तो उतना काम कर जाता है, या 100 में से कुछ भी नहीं है तो, क्योंकि अब उसकी फीस बहुत महंगी है तो सीधी सी बात है अमीर ही लोग जा पाते होंगे, गरीब तो जाते भी नहीं होंगे। तो उतने में अगर 5% को भी काम करता होगा तो उसकी एक्सेप्टेंस हो जाएगी। बाबाओं की तो 1% में भी हो जाती है। आगे नहीं हो जाती।
तो ये हिप्नोटाइज जैसे मतलब इसका भी वही रिजल्ट है। जैसे आप हर बच्चे अपने माता पिता से हिप्नोटाइज ही रहते हैं स्वाभाविक रूप से। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो व्यवहार की वजह से उनको एक्सेप्ट ही किए रहते हैं। उन्होंने बोल दिया कि दुनिया में अमेरिका जैसा कुछ नहीं होता, तो नहीं होता। दुनिया में भूत होते हैं तो होते हैं, तो ऐसा चलता है। तो परियां होती हैं। हाँ, यही कह रहा था अभी इस वैल्यू में अगर हम देखें तो कोई ना कोई किसी ना किसी से हिप्नोटाइज है। हाँ रहता ही है। बड़े व्यापार सॉरी और हिप्नोटाइज लोग इसी तरह की कोई तरीका इस्तेमाल करते हैं, उन्हें राजी करते हैं बात मानने के लिए, बस इसी को हिप्नोटाइजेशन बोलते हैं। हाँ, तो अभी भी अगर हम देखें, जैसे संगठनिक रूप में देखें, सामाजिक संगठन के रूप में देखें, या पार्टियों के रूप में, या व्यापारियों को भी देखें, तो वो गुणा भाग लगाते हुए किसी दूसरे से पूछते हुए नजर आ रहे होते हैं। है ना? जो लग रहा होता है कि ज़्यादा बुद्धिमान है, हाँ, या उसकी ख्याति होती है उस तरह की। तो ऐसे करके ये चलता रहता है। हाँ, ऐसे ही चलता है। हाँ, यस। अच्छा, भाई ऐसे लोग भी अपना एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं ना कि हमारे पास ये विद्या है, हम बिजनेस करना सिखाते हैं, हम ये करना सिखाते हैं। वो जैसे बाबा लोग बोलते रहते हैं हम मोक्ष माना सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, ये सिखाते हैं, वो सिखाते हैं। जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि मेरे पास इसका इलाज है, उसका इलाज है, मैं आँखों का स्पेशलिस्ट हूँ, कान, ये ऐसे सब करते हैं। तो जिसको भी इनकी मान्यता होती है वो वहाँ जाके ट्राई करते हैं। पहली बार है, नए हैं, तो ट्राई करते हैं, एक दो बार फ़ायदा हो गया तो एक्सेप्टेंस हो जाती है। ऐसे कई तरीके हैं। अब हिप्नोटाइज वाला अलग से नाम क्यों है उसका, हिप्नोटाइजेशन? इसलिए कि वो आपको तुरंत उसी समय राजी करता है, और आप ऑलरेडी वहाँ पहुँचे ही इसलिए हो कि उससे राजी होगे तभी पहुँचे हो। और वो सबको कभी नहीं पाते, जो लोग उनसे राजी नहीं होते उनको नहीं कर पाते। जैसे मैं अपना एक उदाहरण दूँ, आगरा में एक लाड़ी महाशय के शिष्य हुए। वो काम तो करते थे सुनार का, सोने का काम उनका था। और तो जब मैं साधु था तो वो कहीं टकराए थे और उन्होंने निमंत्रण दिया था कि महाराज हम लोगों के यहाँ अभी आया करो और 15-20 दिन, 1 महीना हमें भी सेवा का मौका दिया करो। तो हम लोग तो भाई ऐसी प्रतीक्षा में रहते ही थे, हाँ, कि कोई बुलाए और थोड़ा खाना पीना अच्छा मिले भाई, क्योंकि पूरे साल तो बवासीर वाला ही खाना मिलता था, जिससे बवासीर हो जाए ऐसे ही करके मिलता था। तो हम लोग ऐसी प्रतीक्षा में रहते थे कि ऐसा, क्योंकि हम लोग ऐसे कोई इतने बड़े साधु तो थे नहीं कि वो अमीर लोग सामने थाल सजा के रखे हुए हाँ भाई, कभी बढ़िया सी चाय मिल जाती थी तो ही अंदर से धन्यवाद निकलने लगता था। हाँ सर मेरा एक सवाल है ना? देवायनी जी ने जो सवाल पूछा, हाँ, उस पर एक सवाल है। हाँ, देवायनी जी ने सवाल ऐसा पूछा आपसे कि अगर किसी आदमी को जहरीला सांप काट लिया जाए, अगर उसको बताया जाए कि वो जहरीला दही था, हाँ, और 5 साल के बाद में नहीं वो तभी मर जाएगा अगर सच में जहरीला सांप है। वही सवाल है, मिल गया सर मुझे। एक ये भी सुना है कि सांप नहीं था, उसकी जगह से पिन नहीं मर सकता है, डर से मर जाएगा, डर से हार्ट अटैक होता है। नहीं पाया जाता। ये जो सुनाते हैं ना, ये ओशो, हाँ, ये गप्पाजी है सारी, अपनी बातों को जबरदस्ती सही सिद्ध करने के लिए। जेल में बंदे को रखा, कैसे ऐसे बोलते हैं आपको सांप काटेगा सांप से कटेगा, बाद में 20 दिन बाद में, तो ये गप्पाजी है, वो सब गप्पाजी है। ऐसा करके कोई प्रयोग वैज्ञानिक तौर से नहीं है। पानी पड़ के दे दिया, स्वतंत्र मर गई। हाँ, ऐसा करके कोई नहीं है, ऐसा कोई प्रयोग नहीं है। हाँ, डर के मारे कोई हार्ट अटैक से मर सकता है, ये है। हाँ, तो वो हार्ट अटैक से ही मरते हैं, वो डर के मारे ही मरते हैं, क्योंकि अधिकतम सांपों में जहर नहीं हो, इतना जहर नहीं होता कि उसके काटने से आदमी मर जाए। हाँ, मतलब सांपों में कुछ ही प्रकार ऐसे हैं जो मुश्किल से 3-4% सांप होते हैं, ऐसे होते हैं, और वो विशेष स्थानों में पाए जाते हैं। वो ऐसे नहीं कि कहीं भी मिल जाएंगे, ऐसा करके नहीं होता। इससे ज़्यादा सांपों से ज़्यादा जहर तो सबको होता है आपस में।
सही बात है। नशा जाए तो आदमी मुर्गा खाता है यार। हाँ हाँ, वो लाड़ी मासे वाली में बता रहा हूँ। हो जाता है, खत्म हो जाता हाँ सुनिए, तो वो आगरा के, है, जहरीला होता है, इतनी जहरीली पानी होती है। सुनो सुनो, हाँ ठीक है, हाँ कराओ। तो हाँ प्रेम जी, तो वो मैं आगरा वाली बात सुना रहा था, पहले उसको सुन लो नहीं तो वो निकल जाएगी। ठीक है। तो आगरा वाली जो बात थी, तो वहाँ से आया तो हम लोग चले गए, मैं था और एक मेरे मित्र थे देवेंद्र, योगेंद्र, वो भी साधु थे। तो दोनों हम लोग वहाँ पहुँच गए ऐसा हिसाब से कि ठीक है 15 दिन 1 महीना जो है रहेंगे सर्दियों के दिनों में, क्योंकि गर्मियों में तो हम लोग हिमालय में वगैरह में रहते थे, तो वहाँ पे सर्दियों में बहुत सर्दी हो जाती, तो हम लोग सर्दियों में नीचे रहे। तो उनका सारा घर जो है बड़ा साधु प्रेमी था, तो अच्छे से खाना खिला रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। पर वो लाड़ी मासे के शिष्य थे और वो वहाँ पे कुंडलिनी जागरण लोगों की कराते थे। तो अब उनसे जब चर्चा होती थी तो उन्होंने ये सब बताया कि उन्होंने उस रिक्शे वाले की कुंडलिनी जगा दी, उस वो घास खोदने वाली की, मतलब ऐसे लोगों की जगाते थे। तो मैंने कहा कि अच्छा एक काम करो, जब आप इन सब की जगा सकते हो तो फिर मेरी भी जगा सकते होगे भाई, रिक्शे वालों से और घास खोदने वालों से तो ठीक ही स्थिति होगी, हम लोग तो साधु भी हैं। तो बोले कि अच्छा मुझे जो है चेक करना पड़ेगा। मैं कहा हाँ चेक कर लो। तो उन्होंने चेक करके पास कर दिया कि हाँ आपकी जग सकती है, जग जाएगी आपकी। तो मैंने बताया ठीक है, फिर कब जगा रहे? तो उन्होंने बोला अगले दिन जो है सुबह आप नहा धो के और इतने बजे आ जाओ। उनका एक साधना का कक्ष था उनका। तो मैं वहाँ पहुँच गया, मैं और योगेंद्र जी भी पहुँच गए, दोनों पहुँच गए। तो फिर उन्होंने कुछ अपनी वो प्रक्रियाएं वगैरह अपना कुछ साधना कर रहे थे, वो कंप्लीट की उन्होंने। और फिर बोले कि एक काम करो, आप ऊपर का जो टी-शर्ट है वो निकाल के और पालथी मार के बैठ जाओ। तो मैं अर्ध पद्मासन में बैठा करता था, तो मैं अर्ध पद्मासन में वहाँ बैठ गया। मैंने उनको बोला कि अगर पद्मासन की कोई ऐसी विशेष ज़रूरत हो तो बता दो, मैं बैठ सकता हूँ। तो पर उन्होंने उसकी ज़रूरत नहीं बताई, बोले नहीं अर्ध पद्मासन ही काफ़ी है, बैठ जाओ। तो मैं उसमें बैठ गया और भाई वो मेरी कमर में पीछे रगड़ा लगाने लगे, रीढ़ की हड्डी पे, वो ऐसे ऐसे ऐसे, कभी घुटने से, कभी ऐसे हाथ से, कभी इस तरह से करके। उन्हें लगभग 45 मिनट हो गए और बीच बीच में पूछते जाएं कुछ हो रहा है? हाँ मैं कहा रगड़ लगा रहे हो, ये पता चल रहा है। हाँ ऐसे अब ऐसे तो मसाज जैसी हो रही तो अच्छा तो लग ही रहा था। तो अब उनको जो है लगभग 50 मिनट 55 मिनट हो गए, उनको पसीना आने लग गया। ऐसे तो सर्दी थी मगर दिन का टाइम था, तो उनको पसीना लगे क्योंकि इतनी मेहनत वो कर रहे हैं। फिर बोले कुछ हुआ, आंखें बंद कर रखी थी तो कुछ दिखा, यहाँ कुंडलिनी में कुछ ऐसा कुछ ऐसा हुआ, ऐसे ऐसे वो बहुत सारी चीज़ें बोलते थे। तो घंटा भर हो गया, अब भाई ना कुछ होना था ना कुछ हुआ। तो अब वो बैठ के वो बोले भाई आपकी नहीं जग सकती। तो मैंने कारण पूछा क्यों? मतलब रिक्शे वालों की जग जाती है, घास खोदने वालों की जग जाती है। तो मैंने उनको बोला अच्छा एक काम करो, इन रिक्शे वालों की जिनकी जग गई है और घास वालों को उनसे मुलाकात कराओ। तो वो थोड़ा सोच में पड़ गए, मतलब तुरंत राजी नहीं हुए मुलाकात कराने के लिए, क्योंकि उनको लगा कि हाँ कहीं वो भी ना हिसाब किताब कर जाए। तो फिर बोले हाँ मैं ठीक है करा दूंगा मुलाकात। तो पर तुम्हारी इसलिए नहीं हो रही है कि तुम ना श्रद्धावान नहीं हो, तुम श्रद्धा नहीं लाते। अरे किस पे? आपके ऊपर या किसके ऊपर? तो बोले नहीं ऐसे गुरु के ऊपर तो रखनी पड़ेगी, जिसको गुरु बनाओगे तो श्रद्धा तो रखनी पड़ेगी, नहीं तो कुंडलिनी कैसे जगेगी। तो मैं कहा जैसे श्रद्धा रखूँ मतलब जैसे क्या करूँ? मैंने उनको बोला, मैं कहा पैर छूऊँ, ऐसे दंडवत करूँ लंबा लेट के, मतलब ऐसा क्या करूं जिससे आपको लगे कि अब तो श्रद्धा है। हाँ कैसे? बोले नहीं ऐसा करके नहीं। तो मैंने कहा फिर कैसा करके? बोले आप ऐसा मानो कि मैं गुरु हूँ, मतलब मैं उनको गुरु मानो। तो मतलब मैं कहा मान तो रहा हूँ, तभी तो आपको मौका दिया है। बोले नहीं ऐसे नहीं, ऐसे श्रद्धा से मानो कि मैं सच में बहुत गुरु हूँ और मेरी कुंडलिनी जगी। मैं कहा वो तो मुझे मालूम नहीं।
कि आपकी जगी हुई है कि नहीं। भाई आपको तो पता ही होगा कि आपकी जगी है कि नहीं। तो क्या मेरी मान्यता की आपको ज़रूरत है कि मैं मानूंगा तो उस आधार से तब मेरी आप जगाओगे? तो फिर इसमें आपका योगदान क्या रहा? फिर तो ये मेरे मानने की बात होगी नहीं जी। तो मतलब उस दिन कम से कम 3-4 घंटे इसी चीज़ पर इसी तरह की चर्चा होती रही और बात जो है नहीं बनी। मैं कहा आप उनसे मिलवाओ, तो उन्होंने फिर उनसे मिलवाया नहीं। अब पता नहीं ऐसे कोई थे भी कि नहीं थे, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उन्होंने वो मिलवाते हुए नज़र नहीं आए। मैंने भी ज़्यादा जोर नहीं लगाया, मैं कि क्यों खामोखा 15-20 दिन ठीक ठाक खाना मिलेगा और चाय मिलेगी तो क्यों जो है वो बिना मतलब कि नाराज़ करो और ये कल को बोलते कि महाराज हो गया, बहुत सेवा हो गई, चलो जाओ। अच्छा फिर दोबारा वहाँ गए, उन्होंने दोबारा भी कहा कि आइएगा कभी। बोले तो हमें तो चाहिए ऐसे कर। तो हम अगले साल फिर पहुँच गए उन्हीं दिनों में, मैं और योगेंद्र। तो पहुँच, हाँ छुट्टी होती चले गए। तो अब अगली बार उन्होंने क्या बताया, वो 2 भाई थे, बड़े भाई तो जो छोटे भाई हैं वो हमारे पास आते थे और बोलते थे देखो उनके जो बड़े भाई हैं वो विवेकानंद का पुनर्जन्म है। अच्छा, मैंने कहा पहले बार क्यों नहीं बताया था? भाई हो सकता है श्रद्धा आ जाती है, ये आपने गुप्त क्यों रखा है ऐसी बातें? बोले ऐसी बातें गुप्त रखी जाती हैं, हर एक किसी को नहीं बताई जाती है। तो आपका भाग्य है जो आप तक ये सूचना मैं दे रहा हूँ। मेरे अंदर ऐसी प्रेरणा हुई है, कुंडलिनी ने, उनके जो गुरु महाराज, उन्होंने ऐसी प्रेरणा दी है कि वो आपको बताए। मैं अच्छी बात है, और बताओ। बोले और वो अपने आप को बोले कि मैं सुभाष चंद्र का अगला जन्म हूँ। अच्छा, बड़ा भाई विवेकानंद है वो सुभाष चंद्र? हाँ, और उनकी उम्र, बड़े भाई की उम्र 50 के ऊपर होगी उस समय, और छोटे भाई की उनकी भी 42-44 के आसपास उम्र होगी। तो मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ आप। मैंने को बोला अब तुम खाना पीना खिलाना चाहे मत खिलाना, अब इतना नहीं चलेगा। तो मैंने उनको कहा कि भाई एक बात बताओ यार, तुम काम कर रहे हो सुनार का, यार विवेकानंद तो कुछ और करते करते मरा था, अभी उसने अपने 50 साल ऐसे सोने का काम करने में निकाल दिए। कुछ समझ नहीं आती बात। मतलब ये कोई सीक्वेंस नहीं समझ में आ रहा कि जब वो मरा था तो गाड़ी तो वहाँ से आगे शुरू होनी चाहिए थी। अब तो इस मतलब विवेकानंद तो उस उम्र में कॉलेज में होते होते सन्यासी हो गया था, और तुम अभी तक सन्यासी नहीं हुए हो, शादी की है, उनके 4-5 बच्चे थे, सुनार हो, सुनार का काम कर रहे हो। भाई ये कर क्या रहे हो? एक तो कोई मैचिंग नहीं खाते। और तुम सुभाष चंद्र बोस, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? देश की इतनी बुरी हालत हो रखी है, तुम ना कोई आंदोलन कर रहे, ना कोई आज़ाद हिंद फौज बना रहे, तुम कर क्या रहे हो यहाँ? और तुम्हारे नाम पे बवाल चला हुआ, कोई कह रहे हैं कि महाराज जिंदा है और तुम मर के यहाँ बैठे हुए हो। हाँ ये बहुत बढ़िया, हमें भेजिए, अच्छा बेंगोली कलेक्शन है। तो मैंने योगेंद्र को बोला यार मतलब लोगों की हालत तो बहुत ख़राब है भाई। वो ये जैसे अपने संजय सामाजिक जी बोलते, जब उनको ऐसे कोई बात सुनने को बोलती यार लोगों की हालत तो बहुत ख़राब है। तो माने लोग अपने आप को इतना ज़्यादा हिप्नोटाइज कर लेते हैं। अच्छा उन्होंने हम लोगों को एक ऑफ़र भी दिया, उनके पास कोई जिक्कू के सुनार थे तो फाइनेंशियली अच्छे खासे थे, तो उन्होंने एक लैंड ले रखी थी आश्रम बनाने के लिए, पर उनको आश्रम संभालने के लिए कोई आदमी मिल नहीं रहा था, कोई विश्वसनीय आदमी। हाँ, तो हम लोगों पे विशेष कृपा इसीलिए हो रही थी, हमें बाद में पता चला। तो मैंने योगेंद्र की तरफ देखा, मैं कहा भाई देखो आपको अगर करना है, क्योंकि वो खाने के बहुत शौकीन थे, तो मैंने कहा भाई देख लो, मेरा तो ऐसा कोई उद्देश्य है नहीं, क्योंकि तब साधु बने मुश्किल से 2-3 साल ही हुए थे, तो मुझे तो ऐसे साधुओं को ढूंढना था। मैं कहा कहाँ क्या है, तो फिर मैं तो रुक नहीं सकूँगा। हाँ कभी कभार आ जाए करेंगे, ऐसे सर्दियों में 1-2 महीने के लिए तो अलग बात है, तब कुछ संभालना हो तो संभाल लेंगे। तो बोले ना मैं तो तुमसे भी पहले यहाँ से भागूंगा। तो हमने उनको बोला भी नहीं, हम नहीं संभाल पाएंगे, हमारा तो एम, अच्छा हमारा एम तो दूसरा है, तो
तो मतलब ऐसे ऐसे झंझट चलते, ये कुंडलिनी जागरण वालों के झंझट आप इनको देखो तो ये ऐसा रहता है। आप सुने होंगे कि रामकृष्ण परमहंस देव है, ये घुमाओ तो जरा कुछ लगा हुआ है, ठीक है रहने। हाँ रामकृष्ण परमहंस देव जी ने किसी के दुख दर्द को सुनते हुए अपने शरीर में अपने अंदर वो दुख दर्द महसूस करता था और उसका चिन्ह भी दिखा सकते थे कि किसी को मारा तो उसका जो प्रहार किया उनको, उनका जो दाग है उनका शरीर में आ जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे श्री चैतन्य देव के भी ऐसी हुआ कि उसका भक्त को कोई ऐसे पीड़ा दिया तो उससे जितना लगा उससे समान इससे भी लगा। तो ये जो मानसिक स्थिति है, जो शरीर में ऐसा दाग ऐसा कुछ खत आ जाता है, कैसे आ जाता है, कौन सा स्थिति से आ जाता है? नहीं, इसका भी कोई प्रमाणिक घटना अभी तक नहीं। प्रमाणिक घटना कहानी ज़्यादा है। कहानी तो आप भी सुने होंगे। हाँ दोनों, हाँ सुनिए कहानी सुनिए। इस तरह की प्रमाणिक कोई घटना नहीं है अभी तक। कहानियाँ ही हैं, जैसे हीर रांझा के बारे में, वो कौन सी थी, हीर जैसे लैला मजनू। लैला मजनू के बारे में, जब वो छोटे थे तो एक की पिटाई हुई और दूसरे के हाथ सूज गए, लैला मजनू। तो ये कहानियाँ ही हैं, सच ऐसी कोई प्रमाणिक घटना अभी तक नहीं है। एक और ये संभव भी नहीं है। एक साइंस की घटना में यूट्यूब में मैंने सुना था। हाँ समानुभूति कर सकते हैं, मतलब उसको बुरा लग रहा होगा ऐसे करके कर सकते हैं। एक ऐसे परीक्षा किया था साइंटिस्ट ने कि एक आदमी का ऐसा सजा हुआ कि उसका प्राण दंड हो गया था और उसको फांसी के बजाय उनको सुनाया गया कि आपको जो स्नैक्स जो है, जो मतलब सांप ये इसमें उसको मारा जाएगा वो। तो उसका आँख में बंद गया, पट्टी बांधा और सांप को जगह पे सुई घुसाया उनके पैर में और उसको मेडिकल टेस्ट किया तो उसका अंदर से वो सांप का विष निकाला और वो डेथ भी हो गया। नहीं वो ये भी कोई प्रमाणिक अभी तक। हाँ ऐसे वाला घटनाएं भी सुनने को मिलता है। हाँ यहाँ पे बात की है, मतलब इनमें से कोई भी घटना आज तक कभी कोई प्रमाणिक नहीं हुई है, कहानियाँ ही सिद्ध हुई हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा तो ये सुना ही बातें हैं। हार्ट अटैक से लोग मर जाते हैं, उसने ऐसा मान लिया हो कि अब सांप ने काट लिया है तो मैं मर जाऊंगा, तो ऐसे हार्ट वगैरह बंद हो गया हो, डर के मारे हो सकता है। वो वाली भी कहानी बड़ी फेमस है कि एक मतलब ये वो बेटी है काश की, उसने बंदर को रखा और बंदर मर गया, पेटी टूट गई, आत्मा। हाँ आत्मा है इसके प्रमाण के लिए। वो भी अभी तक कोई प्रमाणिक घटना नहीं है, ऐसा एक किसी ने करके देखा था। चींटी मर जाती तो उसकी भी तो आत्मा होगी ना। हाँ इस तरह के तो कितने सारे प्रयोग करके देख सकते हो, लेकिन जी वो बाई चांस शीशा ढंग से फिट नहीं हुआ होगा, उसमें प्रेशर पड़ रहा होगा, चटक गया होगा, तो ऐसा संभव है एक आध बार। साइंटिफिक रूप से ये प्रयोग तभी माने जाते हैं जब बार बार करके देखे जाएं और हर बार हो जाए। तो ऐसा हुआ नहीं कभी। जी थैंक यू। ऐसी घटनाएं नोटिस भी की जा सकती है, जैसे हमारे घर पे ये महालक्ष्मियाँ बैठाई जाती है, तो महालक्ष्मियाँ खाना खाते वक्त ये पर्दा लगा लिया जाता है और वो बोला जाता है कि महालक्ष्मी खाना खाती है। तो एक दो लड्डू वगैरह उसमें से कम हो जाता है तो हम बोलते हैं कि महालक्ष्मी ने खा लिया। हाँ तो कैसे हो गया, कुछ खा लिया जाए शायद। तो ये सब भी हो सकता है ना कि कोई चूहा उठा के लेके गया एक आध बार चूहा ले गया, भी तो हो सकता है ना सर, क्योंकि हर बार चूहा भी नहीं लेके जाएगा। एक आध बार ले गया होगा, बाकी इंतजाम खुद कर देते होंगे उठवाने का। कोई बच्चा अंदर रख लिया, कुछ कर लिया, उसको बोला एक उठा के ले जाना है, खुद भी चला लेते हैं। हाँ खुद भी चला। ये ऐसी प्रक्रियाएं तो बहुत लोग करते हुए पकड़े भी गए हैं और